नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री देखेंगे एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक। और हमारा अप्रोच क्या रहेगा, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में पूछे गए हैं, जिनकी संभावना है कि वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएं, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है तो ये भी जान लीजिए कि सिविल कोर्ट में जो असिस्टेंट की एग्जाम होने वाली है वहाँ पर सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, डिस्कस नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, कितना ज़्यादा समय हम लोग हिस्ट्री पे ही दे दें। तो इस वजह से आज का जो हमारा ये वीडियो ये बिल्कुल ही आपको एक ओवरव्यू दिखाएगा जो एंशिएंट इंडिया से शुरू होगा, मेडिवल इंडिया में करेंगे और मॉडर्न इंडिया तक जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और इतने प्रश्न, इतना जानकारी, इतना इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ही होना चाहिए एग्जाम को देने के पहले। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पूछा गया, हो सकता है कि प्रश्न नहीं पूछे, हो सकता है एक दो प्रश्न पूछे, लेकिन हम लोग इसको इसीलिए छोड़ नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो को कर लेने के बाद जो भी प्रश्न आपको पूछे जाने की जो संभावना है, तो आप मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहेगी कि आपको इस वीडियो से ही वो क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए, हमारा आज का जो वीडियो है वो शुरू होता है यहाँ से। जर्नी थ्रू स्टोन एज हम लोग देख रहे हैं। स्लाइड्स को देखते चलिएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाते चलिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा, ये जरूर आपको बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या है समझिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज को देखेंगे, न्यूलिथिक एज, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल और मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। इसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसको देखते चलिए। स्टोन एज जैसे ही खत्म होगा हम लोग मेटल एज की तरफ आएंगे, कैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को देखेंगे। फिर हम लोग सिविलाइजेशंस को देखेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वैदिक, हड़प्पन और आर्यन सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टोन एज को शुरू करते हैं। स्टोन एज के बारे में अगर आप देखें तो इसका जो टाइम लाइन है वो 2.5 लाख से लेकर 9000 BC तक है। अब आप देख रहे होंगे कि 2.5 लाख से 9000, तो नंबर सिस्टम में आप देखते होंगे ना कि -8 -7 किस तरीके से आगे बढ़ता है, छोटा होते जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ये टाइम लाइन है। ठीक है, इसको देखिए, अगर थोड़ा बहुत किसी को डाउट अगर होता होगा इसमें तो ये समझ लीजिए, ये नंबर सिस्टम है। अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस पे है, -5 -4। तो ये जो आप देख रहे हैं ना -5 से लेकर 430, तो उसी तरीके से ये इस तरह का जो टाइम पीरियड है वो चलता है। चलिए आगे देखिए, पैलियोलिथिक एज जो है फ्रेंड्स, इसको हमने बताया था कि पाषाण काल इसको बोलते हैं, और हिंदी में जो पढ़ते हैं वो भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ताकि किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। देखिए इसको कहते हैं पाषाण काल, जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, और इसको क्या कहेंगे, नव मतलब नया। ठीक है, नव पाषाण काल। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पढ़ना, किस तरीके से हम लोग को इंफॉर्मेशन गैदर करना है। देखिए पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल, इसका जो टाइम लाइन है कब तक ये रहा, तो 2.5 लाख से लेकर 10,000 BC तक ये रहा है। ठीक है, अर्लीस्ट पीपल यूज्ड बेसिक टूल्स फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए अर्लीस्ट पीपल जो थे वो बेसिक टूल्स का यूज करते थे। अब आ गया ये मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तो यहां पर जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं वो 10,000 से लेकर 9,000 BC तक है। यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स ऑकर। डोमेस्टिकेशन मतलब कुत्तों को जो पालतू बनाना, वो यहां पर स्टार्ट हुआ। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कि हम लोग झूम खेती कहते हैं। झूम खेती क्या होता है, तो फॉरेस्ट का कुछ एरिया आप उसको जला दिए और फिर उसको साफ कर दिए, उसके बाद आप उस पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक उसका फर्टिलिटी है आपने खेती किया, और उसके बाद फिर जैसे ही फर्टिलिटी लूज कर देता है सॉइल, तो आप अपने जो कल्टीवेशन को आप जहाँ पर खेती कर रहे होते हैं उसको शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। और फिर जब ये आपका जो लैंड है जिसको आपने छोड़ दिया, वो जब फिर से रीगेन कर लेता है तो फिर वहाँ पर खेती होती है। तो दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वही होता है। अब न्यूलिथिक की बात करें तो यूज ऑफ फायर बिकम वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग दिस एज। इसी समय में जो आग का प्रसार था वो बड़े अच्छे मात्रा में, मतलब वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब बहुत ही इसका प्रचार हुआ इसी समय में, न्यूलिथिक, जिसका टाइम पीरियड था 9000 से लेकर 4000 BC तक। अब देखिए स्टोन को जैसे ही हम लोगों ने खत्म किया, अब हम लोग मेटल एज की ओर आते हैं। मेटल एज का अगर टाइमलाइन देखें तो 4000 से लेकर 600 BC तक ये मेटल एज कहा गया है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर जो सबसे पहले देख रहे होंगे वो दिख रहा होगा कैल्कोलिथिक एज या चैल्कोलिथिक एज, जो आप प्रोनाउंसिएशन करें दिक्कत नहीं है। 4000 से लेकर 3200 बीसी तक। अब देखिए ये जो कैल्कोलिथिक है, यहाँ पर जो फर्स्ट मेटल था वो कॉपर था, यूज किया गया था कहाँ पर, तो राजस्थान में। क्योंकि कॉपर यूज किया गया था इसलिए, पहला मेटल कॉपर था, तो इसलिए इसको कैल्कोलिथिक एज को हम लोग कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कभी कॉपर एज लगे, कॉपर एज अगर आपको दिखा, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत करिएगा, कैल्कोलिथिक को ही कॉपर एज कहा जाता है, क्योंकि कॉपर का वहां पर यूज फर्स्ट टाइम किया गया था, और कहां पर किया गया था, तो वो राजस्थान में था। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको दिखेगा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड कब था, तो 3200 से लेकर 1500 बीसी। देखिए इसको देखते चलिए, बहुत कुछ याद नहीं रखना है, बट आप एग्जाम में अगर आता है टाइम ही के बारे में तो आप बिल्कुल देख के आप बता सकेंगे, अगर आप अच्छे से देख लिए होंगे तो। पहला एलॉय यहीं पर आपको था, कॉपर प्लस टीन का जो एलॉय था, और हड़प्पन कल्चर इसी समय आया था। देखिए ब्रॉन्ज एज के समय में ही हड़प्पन कल्चर आया था। देखिए ये जितने भी एजेस हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट सी घटना जरूर घटी है, जो कि हिस्ट्री में एक माइलस्टोन रहा। अब आइए आयरन एज की बात करें, तो ये 1500 से लेकर 600 बीसी तक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है। और यहाँ पर जो आर्यंस थे ना, वो घोड़ों का इस्तेमाल किए, हॉर्सेस का इस्तेमाल किए, और आयरन जो था पहले समय इसी समय आया इंडिया में। वैदिक सिविलाइजेशन भी यहाँ पर आया। वैदिक सिविलाइजेशन केम इन दिस एज बाय आर्यंस। अब आर्यंस कहाँ से आए उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना थ्योरी रखा, लॉजिक है उसके पीछे, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। चलिए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये एंशिएंट लाइफ कैसा था, एंशिएंट अर्ली टूल्स के बारे में यहाँ देखिए दिखा रहा है आपको कि टूल्स किस तरह का यूज किया जाता था, और ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एंशिएंट टाइम में भी हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही प्रॉस्पर था, और बहुत सारी चीजें वहां पर देखने लायक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एंशिएंट इंडिया को देखते हैं, हड़प्पन और वैदिक सिविलाइजेशन को देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए हड़प्पन कल्चर के बारे में देखिए, हड़प्पन जो सभ्यता है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन था, प्रॉस्पर किया था, चला था। अब देखिए इसका क्या क्या नाम है, तो इसी को हम लोग इंडस वैली भी कहते हैं, सरस्वती वैली भी कहते हैं, और मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेलुहा सिविलाइजेशन यह मेसोपोटामिया में है, मेलुहा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। प्रेजेंट डे की अगर बात करें, मिया का स्पेलिंग यही है, मिया, यस, इराक। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक्सकवेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल खोद कर निकालना। कुछ आपको एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये लोग, कुछ अगर सबूत लगा कि भाई कुछ है यहाँ पर तो वही किए। तो दयानंद राम साहनी, सवाल में क्या पूछा सकता है, तो बताओ हड़प्पन कल्चर को एक्सकवेट कौन किया है, तो आप आंसर करेंगे दयाराम साहनी ने इनका एक्सकवेशन किया। इसको इंदस वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ सरस्वती वैली सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछा तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंदस हो, सरस्वती हो, मेलुहा हो, ये सारे इंडस का ही नाम है और हड़प्पन कल्चर का ही नाम है। ठीक है, अब आगे आइए, फाउंडर ऑफ इंडस किसको माना जाता है, तो द्रविडियंस को माना जाता है। अब देखिए यहां पर लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रवि प्रेजेंटली इन मोंटगोमरी पंजाब, जो कि पाकिस्तान में ये इसका साइट है, वहां पर हड़प्पन कल्चर के बारे में बता रहा है। फॉसिल्स मतलब रिमेन्स ऑफ एंशिएंट पास्ट, जो अवशेष होता है पुराने टाइम का जो बचा हुआ है उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। क्या क्या दिखा, तो सीटाडेल। सीटाडेल फ्रेंड्स क्या होता है ना, कि जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि किसी भी रूलर का अपना जो डायनेस्टी है, अपना किंगडम है, तो वहां पर एक सिक्योरिटी पर्पज से एक फोर्ट्रेस की तरह एक किला बनाया जाता था, जिससे सिक्योरिटी होता था उनके किंगडम का, उनके डायनेस्टी का। तो वही सीटाडेल का वहां पर सबूत दिखता है। ग्रेनरी दिखता है, ग्रेनरी का मतलब जो ग्रेन्स जहां पर रखे जाते थे, अनाज भंडार जिसको आप कह सकते हैं, वो था। टेराकोटा फिगर्स मतलब मिट्टी के बर्तन और स्कल्पचर्स, ठीक है, उसको टेराकोटा फिगर्स। तो ये सारे यहाँ पर फॉसिल्स दिखा आपको हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन में इन जगहों पर। अब आइए मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले कौन एक्सकवेट किया, तो राकल दास बनर्जी ने किया। राइट बैंक ऑफ रिवर इन द सिंध, लोकेशन कहाँ है, तो लरकाना सिंध। ये आपसे लोकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखते चलना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना पड़ेगा। फॉसिल्स, सीटाडेल की बात करें, ग्रेट ग्रेनरी की बात करें, ग्रेट बाथ की बात करें। अब आपसे क्या पूछेगा कि बताओ ग्रेट बाथ की जो अवशेष है, जो फॉसिल्स है, वो किस सिविलाइजेशन में मिला, तो व्हाट विल यू से कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में इसका प्राप्त होता है, इसका एविडेंसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन की ओर हम लोग आते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन में देखिए आर्टिक के यहाँ पर इनके बारे में क्या बोलते हैं, आर्यंस के बारे में कुछ इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए प्रोफेसर मैक्स मुलर जो है वो कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताओ सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, ये कथन किसका था और हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, किसने ये बताया।
आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रोफेसर मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और चौथा कोई और ऑप्शन रहेगा। तो आपको वहां पर क्या बोलना है, तो आपको बताना है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर प्रोपाउंडेड दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है, उनका अपना अलग थ्योरी, उनके पीछे उसका अपना अलग लॉजिक है, अलग सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ तर्क होगा। दयानंद सरस्वती बोले कि वो तिब्बत से आए। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखा, रोट, जिसका नाम था आर्टिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखा। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ एंसेंट इंडिया। लोथल गुजरात में, ये आपको सिंपली ऐसे पूछ सकता है कि बताओ लोथल कहाँ है, तो आपको बताना होगा गुजरात। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। सूर्यकोटा कहाँ है, तो गुजरात में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पन अर्बन प्लानिंग हुआ यहाँ पर, और हड़प्पा में सिटाडेल और ग्रैंड डिस्कवरी। देखिए ये जो प्लगिंग है ना, ये खेती जो होता है ना उसको कह रहे हैं प्लगिंग। एविडेंस था वहां पर अर्ली प्लगिंग के, कहां पर, कालीबंगन में। तो ये आपसे साइट सिंपली पूछ सकता है, लोथल बताओ कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, सूरतकोटा कहाँ है। तो बस इतना आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर इसलिए अलग है क्योंकि आपको पता नहीं है कि 200 नंबर का आपको हिस्ट्री पूछा जा रहा है कि 2 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे जो सारा कुछ कवर हो जाए। रीजन इसका ये है ना कि बहुत ही कम क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं जीएस में, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर स्मार्टली पढ़े तो वो हमारे लिए बेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए हम लोग मौर्य और गुप्ता डायनेस्टीज को देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलते चलेगी और काफी फ्रूटफुल होगा आपके लिए। देखिए की फिगर्स ऑफ द मौर्य डायनेस्टी हम लोग अभी देखेंगे। चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर एंड यूनिफाइड इंडिया। इन्होंने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया और इंडिया को एकत्र किया, यूनिफाइड किया। हिज ग्रैंडसन अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड नॉन वायलेंस। देखिए बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, इसके ही अगले स्लाइड में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज चीजों को समझेंगे। इसका जो ग्रैंडसन था अशोका, ग्रैंडसन अशोका हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था ये अशोक, इसीलिए यहां पर ये ग्रैंडसन कहा जा रहा है। देखिए इसका ग्रैंडसन जो बेटा था अशोक, वो बुद्धिज्म को प्रमोट किया और नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। बिंदुसार एक्सपेंडेड द एम्पायर सिग्निफिकेंटली, सेटिंग द स्टेज फॉर अशोकाज रेन। बिंदुसार, आपको बताया मैंने कि अशोक के फादर का नाम बिंदुसार था। ये अपने एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत किया और एक परफेक्ट स्टेज बनाया अपने पुत्र अशोका के रेन के लिए, अशोका का साम्राज्य के लिए चलाने के लिए। मौर्य डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए यहां पर, अब इस स्लाइड में जो आपको देखने को मिल रहा है ये फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तो लेट मी टेल यू। आपसे पूछेगा कि बताओ हु इज नोन एज द फर्स्ट नेशनल किंग। किसको फर्स्ट नेशनल किंग कहा जाता है? यू विल गेट मेनी ऑप्शंस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ही आंख बंद करके बोलना है कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, CGM। अब देखिए CGM, हम लोग CGM बोलेंगे तो CGM। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही पहले नेशनल किंग थे। अब देखिए इन्होंने धनानंद को मारा और फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मौर्य डायनेस्टी किसको मारकर मौर्य डायनेस्टी का आपको क्या बोलते हैं इसको, ये फाउंड किया गया, तो हो जाएगा धनानंद को मारा। किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। अब देखिए उसके बाद क्या है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, ऑल हिज नेम वाज द PM ऑफ CGM। मतलब ये जो चाणक्य जो है ना, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्ता है और इन्हीं का नाम कौटिल्य है। ये कौन थे? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग देख लीजिए। चाणक्य ने एक किताब लिखा जो कि अर्थशास्त्र के नाम पर है, जिसमें कि प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट क्राफ्ट के, और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अब इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ चाणक्य को अर्थशास्त्र इज रिटन बाय हुम, अर्थशास्त्र को कौन लिखा? तो आप वहां पर चाणक्य कहेंगे। कभी आप मान के चलिए कि चाणक्य के जगह पे आपको कौटिल्य लिखा रहेगा, चाणक्य के जगह पे आपको विष्णुगुप्ता लिखा रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये कौन है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हीं का नाम चाणक्य है, मतलब ये तीनों एक व्यक्ति हैं। अब देखिए CGM जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ये किससे शादी करते हैं? हेलेन से। और हेलेन कौन होती है? तो हेलेन सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है ये हेलेन। ठीक है, तो CGM शादी कर लेते हैं हेलेन से, और सेल्यूकस निकेटर जो था वो मेगास्थनीज को भेजता है CGM के कोर्ट में। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज आप बोल सकते हैं ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, हिस्टोरियन था। उसको कौन भेजा? तो CGM भेजा। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछेगा कि बताओ CGM किससे शादी किया? तो हेलेन से शादी किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अब बोलेगा सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था इन द कोर्ट ऑफ CGM? तो आप वहां कहेंगे कि मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक, अब देखिए मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा इंडिका।
अबाउट इंडियन सोसाइटी। इंडिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकता है कि बताओ इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि तक्षशिला जो था उसको फाउंड कौन किया था, तो महापद्मानंदा। ये बिल्कुल देखिए स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि बताइए तक्षशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम या फाउंडेड बाय हुम, तो हो जाएगा महापद्मानंदा। अब देखिए सीजीएम अटेंड मोक्ष एट श्रवणबेलगोला कर्नाटका। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि सीजीएम ने जो मोक्ष प्राप्ति की वो कहां पर किया, ये जगह आपसे पूछा जाता है, तो आपको उसको आंसर करना है कि श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में अभी वर्तमान में है, वहां पर प्रेजेंट है और बहुत ही अच्छा स्थल है, आप देख सकते हैं वहां पर, बहुत बढ़िया वहां पर टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। और बद्रबाहु जो था उसने ही सीजीएम को जैनिज्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, जैनिज्म कन्वर्ट किया, और बद्रबाहु ने ही लिखा था कल्पसूत्र। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पहले बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको जैनिज्म में कौन कन्वर्ट किया, हु कन्वर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इनटू जैनिज्म। और आपके ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे और उन बहुत सारे ऑप्शंस में आपको एक बद्रबाहु मिलेगा और उसको ही आपको बिल्कुल सही कर देना है, वही आपका उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को बढ़ाते चलना है। अब बद्रबाहु के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जान लीजिए, तो कि उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था कल्पसूत्र, ठीक है, जो यहां पर मेंशन है। इसीलिए इस जो स्लाइड को ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स में ही क्वेश्चंस है, इसलिए आप इसको अच्छे से करते चलिए, बिल्कुल देखते चलिए और पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहिएगा, इसको आप बिल्कुल इस तरीके से करते चलिए। और दूसरा क्या कि मैं जब शेयर करूंगा आपके साथ, तो जो रॉ मटेरियल है, कंटेंट है, जिस तरीके से वो लिखा हुआ है वो भी मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको और समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको भी इसको और आगे बढ़ाना है। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं अशोका, सन ऑफ बिंदुसार। आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे उनका नाम था अशोका, वही यहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब यहां पर है कि डिफीटेड कारवाकी, मैंने अशोका के बारे में आपको बोल रहा है कि डिफीटेड कारवाकी एंड मैरिड हर, ठीक है। अशोका जो है कारवाकी को मारे और उससे शादी कर लिए, ठीक है। और आफ्टर कलिंगा वार उपगुप्ता अगेन कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म। देखिए अभी आपने यहां पर देखा ना कि इसको जैनिज्म में कौन कन्वर्ट किया था, तो बद्रबाहु ने इनको जैनिज्म में कन्वर्ट किया था। बद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी, तो कल्पसूत्र ने लिखी, कल्पसूत्र लिखा। अब देखिए कलिंगा वार के बाद, कलिंगा वार जो 261 बीसी में हुआ था और इनके रॉक एडिक्ट नंबर 13 में ये मेंशन भी है, तो कलिंगा वार के बाद उपगुप्ता जो है ना कि कन्वर्ट कर दिया अशोक को अगेन इनटू बुद्धिज्म में, ठीक है। और ये लड़ाई जो था कलिंगा वार कहां हुआ था, तो कलिंगा वार हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी, ठीक है, महानदी के किनारे ही ये लड़ाई हुआ था। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था अशोका के जीवन में, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इसका हृदय बहुत परिवर्तन हुआ था, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंगा वार कब हुआ था, तो 261 में ये सवाल पूछा जाता है। बताइए कितनेवें रॉक एडिक्ट में इसके बारे में मेंशन है, तो वो रॉक एडिक्ट नंबर 13, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपगुप्ता, और बद्रबाहु ने उसको जैन में किया था। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए इंक्रिप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंक्रिप्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझिए। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है ना कि लिखावट किसी चीज पे, ठीक है, लकड़ी पे लिखावट, आयरन पे लिखावट, पत्थर पे लिखावट, तो वही इंस्क्रिप्शन उसको ही कहते हैं। देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं अशोका के, तो वो 14 हैं, 14 भारत और नेपाल में, और किस स्क्रिप्ट में लिखे हैं, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं, नंबर आपसे पूछता है, ठीक है, नंबर पूछता है, याद रखिए। आप बोलिएगा 14 है। माइनर की बात करें तो बोलेगा 46, कहां पर, पाकिस्तान, खरोष्ठी लिपि, देखिए खरोष्ठी स्क्रिप्ट। पिलर इंस्क्रिप्शन कितने हैं, तो 11 अफगानिस्तान में और अरेमिक। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो था इसको डिसाइफर्ड कौन किया है, तो जेम्स प्रिंसेप। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको मिला होगा एग्जाम में, आपने को देखा भी होगा सेट बनाने के दौरान भी, कि पूछता है कि बताओ ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर्ड कौन किया है, मतलब उसको डिकोड कौन किया है, जो उन समय का जो भाषा रहा होगा उसको पढ़ने योग्य भाषा में कौन परिवर्तन किया, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने ऐसा किया है। CEP होता है, ठीक है। अब एडिक्ट के बारे में देखिए तो सारनाथ एडिक्ट कहां पर है, तो ये बनारस में है, और लायन कैपिटल है और नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हमारा जो लिया हुआ है वो वही सारनाथ एडिक्ट से लिया गया, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। मास्की एडिक्ट तो क्वींस का ये एडिक्ट था और मेंशंस क्वीन के बारे में ये डिस्कशन किया गया और बताया है कहां पर, तो ये मास्की एडिक्ट में, ये क्वीन का एडिक्ट है। सांची एडिक्ट तो सांची स्तूपा जान रहे हैं। अशोका कॉल्ड ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ठीक है। अशोका को ग्रेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाए, बहुत सारे उन्होंने वर्क किया। और लास्ट मौर्यन किंग की अगर बात करें तो वो बृहद्रथ था, ठीक है।
लास्ट मौर्य किंग बृहद्रथ। अब आप देखिए कि मौर्य डायनेस्टी में कितनी सारी बातें को आप लोगों ने बिल्कुल इकट्ठा कर लिया, नोट कर लिया, और बिलीव मी ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो भी आपको आज इन्फॉर्मेशन मिला इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आता है तो यही सब आएगा आपको, ठीक है, आएगा तो इससे आगे कुछ नहीं आता है। और ये भी है कि अगर एग्जामिनर चाहे कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ही नहीं बनाएं, तब तो भाई वो क्वेश्चन सेट करेगा तो आप बिल्कुल ही उम्मीद में भी मत रखिए कि आप आंसर कर पाइएगा, ठीक है, कोई भी आदमी। अब आइए कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी जो था ये कनिष्क का जो डायनेस्टी था, और ये जो था फ्रेंड्स ये बिलोंग टू यूची कास्ट। यूची कास्ट इसको कहते हैं, बिलोंग्स टू यूची कास्ट। रियल फाउंडर्स के कौन थे? तो कनिष्क जो थे इसके रियल फाउंडर थे, और इनको टाइटल दिया गया था देवपुत्र। देवपुत्र, देखिए एक वर्ड अभी आया होगा कल्पसूत्र, ठीक है, भद्रबाहु ने लिखा था। और भद्रबाहु कौन था? तो सीजीएम को, सॉरी अशोका को कन्वर्ट किया था जैन में वो, ठीक है, और उसने किताब लिखा वो, दैट इज कल्पसूत्र। और यहां पर है देवपुत्र, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, पुत्र पुत्र था इसलिए मैंने आपको बताया। एज्यूम द टाइटल ऑफ देवपुत्र, कौन? तो कनिष्क, ऑल्सो कॉल्ड सेकंड अशोक। अब आप देखिए, आप खुद ही पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दीज कॉन्सेप्ट्स आर। दूसरा अशोक किसको कहा जाता है बताइए? ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे 4, तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क आपका इसका आंसर हो जाएगा। देवपुत्र किसको कहा गया, किसको ये टाइटल दिया गया? तो आपको अगेन हो जाएगा कनिष्क। अब देखिए कनिष्क का ही जो शाखा एरा था, जो कैलेंडर है 78 एडी, इसको ये किया गया, और ये हमारा नेशनल कैलेंडर है जो हम लोग देखते हैं आज, जनवरी फरवरी जो डेट्स वगैरह है वही 78 एडी, ठीक है। अब देखिए नोटेबल फिगर्स। अब आपसे पूछेगा बताओ फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी घुमा फिराने वाली बात नहीं। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? चरक। फादर ऑफ सर्जरी किसे कहते हैं? सुश्रुत। धनवंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन, और अश्वघोष तो रोट बुद्ध चरित्रम। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, इसका क्या एक थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करके बता दूं। जैसे ये चरक है ना, तो फादर ऑफ मेडिसिन, इसको आप याद कर लीजिए कि चरक जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन का इलाज। सुश्रुत जो है सर्जरी, अब ये कैसे रिलेट कर रहा है देखिए, सुश्रुत सर्जरी, SU, तो ये सुश्रुत और सर्जरी आपको हमेशा याद हो जाएगा। चरक को आपको याद करना है, तो जब आप 2 हो गया तो तीसरा बिल्कुल धनवंतरी यानी मेडिसिन कर सकते हैं। और अश्वघोष कौन? तो अश्वघोष जो था वो बुद्ध चरित्रम को लिखा है, और ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए रिलेट कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में। अब आइए गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, ये गुप्ता डायनेस्टी अलग है, याद रखिएगा। श्री गुप्ता जो थे इसके फाउंडर थे, इसी के रूलर का एक नाम था चंद्रगुप्ता वन, और यहां पर जो 320 एडी में गुप्ता एरा का चलाया गया, और वो चंद्रगुप्ता वन के द्वारा था, ठीक है। चंद्रगुप्त वन एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अब देखिए फर्स्ट नेशनल किंग कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, सीजेम याद रखिएगा, जो पहले हम लोग पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी। और महाराजा धीराज किसको कहा गया? तो वो चंद्रगुप्ता वन को कहा गया महाराजा धीराज, ठीक है। बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, और इसको एकदम अलग करके रखिएगा, समझिएगा, दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछेगा कि महाराजा धीराज बताओ किसको टाइटल मिला, तो आपके ऑप्शंस में बहुत सारे होंगे, और आपको चंद्रगुप्ता वन उसमें आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए समुद्रगुप्ता द ग्रेट कॉन्क्यूरर, ठीक है, ये पिक्चर देखिए, समुद्रगुप्ता घोड़ा लेके दौड़ा रहे हैं, इसको समझिएगा। अब देखिए यहां पर इनका निक नेम जो था ना फ्रेंड्स, वो था कच्छ। ये कच्छा आप नहीं समझिए, कच्छ, KCHH इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इन्हीं को कविराज भी कहा जाता था, ठीक है, कच्छ इनका नाम था, और कविराज भी इनको कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? तो समुद्रगुप्ता द ग्रेट कॉन्क्यूरर। और वीणा जो था ना, इन्हीं के समय में ये इंस्ट्रूमेंट आया, और जो वीणा था ये ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन बाय V.A. स्मिथ। देखिए आप खुद समझते चलिए, जो जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछेगा कि बताओ इंडियन नेपोलियन कविराज यानी समुद्रगुप्ता को कहा गया बाय हुम, ठीक है, किसने समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन कहा? तो उसका आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ जो थे, वो उनको कहे इंडियन नेपोलियन। अब इन्हीं के समय, इन्हीं के टाइम पे हरिसेन जो थे इनके कोर्ट के पोएट हुआ करते थे, ठीक है। उस समय होता था ना कि सारे किंगडम में एक उसका कोर्ट पोएट होता था, तो उसी तरीके से इस समय समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे वो हरिसेन थे, हरिसेन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोर्ट पोएट बताओ कौन है, तो आप बोलेंगे हरिसेन। अब देखिए चंद्रगुप्ता के 2 सन्स थे, एक का नाम था रामगुप्ता और दूसरा का चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। बस समझते चलिए, आगे बढ़िए। अब आइए चंद्रगुप्ता 2, और चंद्रगुप्ता 2 को ही हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। देखिए जहां पर भी हिस्ट्री में आपको 2 नाम दिख रहा है, 3 नाम दिख रहा है, तो उस नाम को एटलीस्ट आप जरूर कोशिश करिए कि आप दिमाग में रखिए जो उस तरीके के पर्सनालिटी, उस तरीके के नाम हैं जो कि नोटेबल हैं हमारे हिस्ट्री में।
क्योंकि हो सकता है विक्रमादित्य पूछ दे और आप चंद्रगुप्ता 2 को नहीं रिकॉल कर पाए और आपसे आंसर छूट जाए, आप क्वेश्चन को नहीं बना पाए। तो देखिए चंद्रगुप्ता 2 को ही विक्रमादित्य के नाम से जानते थे और ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, वही लिखा हुआ है। His reign called the golden period of ancient India because of flourishing field of art, science and literature। आपको दिख रहा है, समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो समय था, रेन था, गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके समय में आर्ट बहुत फ्लोरिश किया, बहुत ही एकदम अच्छा हुआ, बना, लोग इसमें आए, साइंस और लिटरेचर ये सारे चीजों में, ठीक है। अब देखिए अजंता केव्स कौन बनाया, तो वक्टा का रूलर्स जो थे वो अजंता केव को बनाए। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और है, किस तरीके से आपसे गलत करा सकता है आपके प्रश्न को। बोलेगा कि बताओ कि इनकम्प्लीट अजंता केव को कौन बनवाया, ठीक है। आप समझिएगा, अब आप क्या है कि आप इनकम्प्लीट को नहीं पढ़ रहे हैं, आपने सिंपली देखा अजंता केव और आप फट से आंसर कर दिए वकाटाज, ठीक है। लेकिन वो माय डियर फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पर खुद हिस्ट्री में बता रहा है, मेंशन किया हुआ और चीजों को लिखा गया है, इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो अजंता केव्स के बारे में अगर आप बात करें तो अजंता केव्स को कौन बनाया, तो वक्टा रूलर्स। लेकिन चंद्रगुप्ता 2 जो थे वो इनकम्प्लीट अजंता केव्स को कंप्लीट कराया, ठीक है। तो इसीलिए अगर पूरा कंप्लीशन की बात करें, अजंता केव्स को इनकम्प्लीट को जो कंप्लीट कराया तो दैट वाज चंद्रगुप्ता 2, और स्टार्टिंग की बात करें तो वक्टास यहां पर आंसर है। आगे बढ़िए। अब देखिए लिटरेचर एंड स्कॉलर्स, अब यहां पर क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या याद रखना है, जस्ट लिसन। और देखिए कालिदास के बारे में बोलता है कि कालिदास क्या क्या लिखे, उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनका कुछ वर्क्स है, तो आपको याद रखना है। मूवीज वगैरह भी बनी है, देखिए रघुवंशम एक हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी ही रचना है, मेघदूतम, मालविका निमित्रम, ठीक है, कुमार संभवम और ऋतु समरा, ठीक है। ये आपको जो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ये 6 ऑल 6 वर्क्स किसका है, तो ये 6 जो काम है किसका है, तो कालिदास का है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। आपसे पूछ देगा कि बताओ ऋतु संहारा किनकी रचना है, तो आप कहेंगे कि कालिदास। अगर आपसे पूछेगा बताओ मेघदूतम किसका है, आप कहेंगे कालिदास। अगेन आपसे पूछेगा बताओ रघुवंशम किसकी रचना है, आप कहेंगे कालिदास। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए आर्यभट्ट के बारे में देखिए, तो आर्यभट्ट ने कुछ चीजों का डिस्कवरी किया। आपको पता है कि आर्यभट्ट कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने किसकी किसकी डिस्कवरी की, तो जीरो। आपको पता है कि जीरो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज के लिए, तो इनकी जो डिस्कवरी है, इसका जो खोज है वो आर्यभट्ट ने किया। डेसिमल, ठीक है, इसका खोज इसने किया। वैल्यू ऑफ पाई, पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.14 या 22/7 आप जो लिखते हैं, तो इसका कौन क्या, यही क्या, रोट आर्यभट्ट, रोट आर्यभट्ट। ऑल्सो रोट रोमक सिद्धांता, रोमक सिद्धांता भी किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने किया है, ठीक है। और आयरन पिलर जो था वो चंद्रगुप्ता 2 के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा ये आयरन पिलर है, आयरन एज की बात नहीं हो रही है, आयरन पिलर है। अब आगे बढ़िए, देखिए अब आइए अदर डायनेस्टीज को। यहां पर क्या देखना है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि दंती दुर्ग जो था उसको कौन बनाया, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनाया, ठीक है। एलोरा केव्स को कौन बनाया, तो राष्ट्रकूटा नहीं बनाया। मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, एलिफेंटा केव्स राष्ट्रकूटा। देखिए ये जो है ना, ये एलोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, राष्ट्रकूटा ने बनाया। ये आपको एलिफेंटा इंपॉर्टेंट है, ये भी राष्ट्रकूटा ने बनाया। और पाला डायनेस्टी को कौन फाउंडर है, तो वो है गोपाल, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमारा ओरिजिन झारखंड बिहार है, तो ये प्रश्न हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स, इसको बनाया कौन था, कुमार गुप्ता 1, ठीक है। कुमार गुप्ता 1 इसको बनाया था, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, नाश कर दिया गया था। यानी अगर आपसे पूछे कि बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने, तो आपका आंसर तुरंत होगा कुमार गुप्ता 1। और वहीं दूसरी ओर आपसे अगर पूछता है कि बताओ इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, इसको बर्बाद किसने कर दिया, तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है। और लास्ट रूलर गुप्ता रूलर कौन थे, तो भानुगुप्ता इसके लास्ट रूलर थे, ठीक है। अब आइए हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी। अब देखिए ये जो रचनाएं हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसने इसे लिखा है वो खुद ही हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हर्षवर्धन जो थे, हर्ष जो थे, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो बुक्स हैं ये किनकी है, तो हर्षवर्धन की है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ प्रियदर्शिका ने को किसने लिखा, तो आप क्या कहेंगे, हर्षवर्धन। रत्नावली किसने लिखा, तो हर्षवर्धन। आप इस तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है। और बाण भट्ट जो थे इनके कोर्ट पोएट थे, किनके, तो हर्ष के, ठीक है, हर्षवर्धन के। प्रेम से आप इसको हर्ष बोल सकते हैं, ऐसे पूरा नाम हर्षवर्धन। अब देखिए रोड 2 बुक्स, कदम्बरी, हर्ष चरित्रम और हुएनसांग जो थे, जिसको कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ती है।
ये आपसे पूछेगा कि बताओ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता था, तो हुएन सांग आप कहेंगे। ये टाइमलाइन है, इसको आप देख लेंगे, ये बिल्कुल बताया जा चुका है, वही टाइमलाइन है। अब देखिए गुप्ता डायनेस्टी एंड एरा ऑफ कल्चर, ये सारे जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं उसी डायनेस्टी का है, और किस तरीके से आर्ट था उस समय, कल्चर था, ये आप इन पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। वही कह रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी वाज अ हब ऑफ इनोवेशन प्रोड्यूसिंग रिमार्केबल एडवांसमेंट इन आर्ट एंड साइंस। वही जो आर्ट एंड साइंस आपको दिख रहा है, तो बहुत ही एक अच्छा समय था गुप्ता डायनेस्टी में, जो एक हब हुआ करता था इनोवेशन का, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स सब चीज़ों के लिए। आपने देखा ही कि लोग काफ़ी कुछ डिस्कवरी हुआ इस पीरियड में। अब आइए हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग आते हैं स्लेट डायनेस्टी है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बैकड्रॉप देख लीजिए। ये फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास है यहाँ पर, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत के तहत हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका जो टाइमलाइन होगा, उसका जो समय होगा, वो जो घटित हुई होगी घटना, वो कब से कब तक होगी, तो 1206 से लेकर 1526। अब देखिए ये स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी को ही हम लोग ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कभी आपसे स्लेव पूछ दिया, कभी ममलुक कह दिया, तो आपको घबराना नहीं है, बोथ आर सेम। अब देखिए इसके लिए एक फंडा क्या है, आप लोग भी जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत को अगर आपको याद करना है, चीज़ों को अपने अंदर बैठा लेना है, तो हर एक बार कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, जो कभी कुछ पर्सनल ट्रिक होता है, आप खुद अकेले समझते हैं, कभी कुछ ट्रिक होता है जो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और काफ़ी लोग इसको जानते हैं। तो ये एक ट्रिक यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए। आपने अगर पहले देखा होगा तो भी ठीक है, बट ये अच्छा ट्रिक है। देखिए एसके तलवार पुराना है बट स्टिल वेरी इफेक्टिव, स्टूडेंट ऑफ लॉ। दिल्ली सल्तनत को हम लोग अच्छे से देखेंगे पहले, अभी फिलहाल इसको आप देख लीजिए क्या है ये, किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये है एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ। आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप क्या कर ले रहे हैं पता है, आप दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स रहे उनको फाउंड कौन किया, उनको किसने खोजा, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की, ये आप कर लेंगे सिंपली बाय नोइंग एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास को जानकर। देखिए एस जो है वो फ्रेंड्स है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव। के स्टैंड्स फॉर खिलजी, ठीक है। टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद एंड एल फॉर लोदी, ठीक है। तो अगर आपने एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ कर लिया तो आपने पूरा ही देख लिया कि भाई दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू हुई और कहां पर अंत हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग सबसे पहले एसके तलवार में जो स्लेव है, ममलूक है, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डायनेस्टी का फाउंडर कौन होता है, इसको हम लोग को जानने की जरूरत होती है। तो फाउंडर कौन है भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो कि तुर्क था, वो फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में एक बात और देख लें कि जब आप एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ चलेंगे तो लोदी डायनेस्टी को छोड़कर सारे तुर्क से मिलेंगे, और लोदी जो है वो अफगानी था, ठीक है, अफगान था वो। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया तो समझिए। सबसे पहला प्रश्न कि बताओ कौन इसके फाउंडर है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला सवाल, कुतुब मीनार का ग्राउंड फ्लोर कौन बनाया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको कंप्लीट कौन कराया, तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए इस तरीके से बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा नहीं जाता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपसे सिंपली पूछेगा बताओ कुतुब मीनार कौन बनाया, आप बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बताओ कि इनकम्प्लीट कुतुब मीनार को कंप्लीट कौन कराया और पूरा कौन बनाया, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सिंपली कि बताओ कौन बनाया, तो यू हैव टू आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए इसी डायनेस्टी में अगला जो रूलर है वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वो इक्ता सिस्टम को लाया। इक्ता सिस्टम क्या होता था कि सोल्जर्स को पैसे के जगह पे, जैसे कि आप काम करते हैं ना, नौकरी कर रहे हैं सपोज करिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसे के जगह पर थोड़ा जमीन दे देना, दैट इज इक्ता सिस्टम। तो वो इल्तुतमिश है। रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वजह क्या, इसकी बेटी है वो। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये फर्स्ट लेडी रूलर है भारत की, फर्स्ट लेडी रूलर है इंडिया की, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान। और इसका जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो है फ्रेंड्स हरियाणा में कैथल में। आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वही तो है ना कि हिस्ट्री में ये सब जो आप देख रहे हैं कि टॉम्ब वगैरह कहाँ है, मकबरा कहाँ है, तो अभी है, आप जाके वहां पर बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए घियासुद्दीन बलबन जो कि स्लेव डायनेस्टी में ही था, ये मोस्ट स्ट्रिक्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। इन्होंने ही किलोकरी सिटी जो दिल्ली में है और किलोकरी फोर्ट को बनवाया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि स्लेव डायनेस्टी में क्या क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिरोज शाह तुगलक था, इल्तुतमिश, इक्ता सिस्टम, रजिया सुल्ताना, कैथल, हरियाणा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है घियासुद्दीन बलबन मोस्ट स्ट्रिक्ट रूलर। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट
फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा स्लेव खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं खिलजी डायनेस्टी में। खिलजी में हम लोग देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना करी थी। अब आगे बढ़िए। जलालुद्दीन खिलजी इसका सुल्तान था और अलाउद्दीन जो खिलजी था फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी वो इसका दामाद था जलालुद्दीन का, ठीक है। और जलालुद्दीन को ही मार के अलाउद्दीन खिलजी जो है इस डायनेस्टी का राजा बनता है, ठीक है। देखिए जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान है, यही इसका फाउंडर है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का सन इन लॉ था और रियल नेम अली गुरसब था। तो अली गुरसब किसका रियल नेम है? अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम है, ठीक है। इसने शादी किससे की? जलालुद्दीन डॉटर, मैंने आपको बताया है ये भी। बिकम सुल्तान आफ्टर किलिंग जलालुद्दीन, लिखा हुआ भी है। डिफीटेड मंगोल्स को भी हराया और एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर टू एंड सिकंदर सैनी। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अलेक्जेंडर टू और सिकंदर सैनी किसे कहा जाता है, किसको ये टाइटल दिया गया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में। 4,75,000 आर्मी था, ये स्टॉप कर दिया इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जो इल्तुतमिश ने लाया था उसको ये स्टॉप कर दिया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। बिल्ड सिरी फोर्ट, हाउस खास, ये सारे दिल्ली में आप देख सकते हैं। अमीर खुसरो सॉ राइज एंड फॉल ऑफ 8 सुल्तान। ये सवाल पूछता है कि बताओ दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने 8 सुल्तान का राइज एंड फॉल देखा? तो आपको बोलना होगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो खान को ही तोताए खान कहा जाता था और पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा बताओ पैरोट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो आपको कहना है अमीर खुसरो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब फाउंडेड सितार, तबला, उर्दू लैंग्वेज, खड़ी बोली, हिंदी, पजल्स, ये सारी चीज़ों को फाउंड किया था, खोजा था। नसीरुद्दीन खुसरो खान ओनली इन इंडियन मुस्लिम किंग। अब ये जो देख रहे हैं ना, मैंने आपको पहले कहा कि ये तुर्क, अफगान, इस तरह के लोग हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन ये जो नसीरुद्दीन खुसरो खान है ये ओनली इंडियन मुस्लिम किंग था, ठीक है, भारत का जो मुस्लिम था। अब देखिए गियासुद्दीन तुगलक किल्ड नासिरुद्दीन खान एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। यानी खिलजी हमारा खत्म हो गया और खिलजी के बाद गियासुद्दीन तुगलक किसको मारता है? तो ये नसीरुद्दीन खान को मारता है और तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन करता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट करता है। यानी गियासुद्दीन तुगलक कौन हो जाएगा? तुगलक यूनिवर्सिटी नहीं, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर हो जाएगा। अगले स्लाइड में देखिए समझ में आएगा। ये हिस्ट्री आप लोग भी जानते हैं, लेकिन देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंस इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए अब आइए तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक मार दिया नसीरुद्दीन खुसरो खान को वहां पर और अब बन गया यहाँ फाउंडर। 1320 से 1325 के बारे में बता रहा है, फाउंडर तुगलक डायनेस्टी। तुगलकाबाद फोर्ट सिटी को बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक, रियल नेम वाज जीना खान। इसी डायनेस्टी में राजा था मोहम्मद बिन तुगलक और इसका रियल नेम था क्या? जीना खान। पूछ सकता है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, देन यू हैव टू आंसर जीना खान वाज द रियल नेम। मोस्ट लिटरेट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था डियर फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था दिल्ली सल्तनत में। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद तक शिफ्ट किया था। इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइंस, कॉपर कॉइंस ऑल्सो नोन एज वाइजेस्ट फूलेस्ट सुल्तान। वाइजेस्ट फूलेस्ट सुल्तान का मतलब होता है ना कि पढ़ा लिखा मूर्ख की तरह। जो भी ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश किया, अच्छा काम करने का कोशिश किया, हो नहीं पाया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वाइजेस्ट फूलेस्ट सुल्तान। अब देखिए इब्न बतूता, ठीक है, एक गाना भी इब्न बतूता, और इब्न बतूता जो है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के ही पीरियड में। और कहां से आया था? तो ये मोरक्को से आया था, ठीक है। इब्न बतूता केम इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम मोरक्को इज योर आंसर। अब आइए मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड हिसार, फतेहाबाद, फिरोज और फिरोज शाह कोटला। ये जो हिसार ना है ये हरियाणा में है, हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए सैयद डायनेस्टी। एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको मैंने बताया, 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास। तो एसके तलवार तक खत्म हो गई बातें, अब स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे पास बचा है। स्टूडेंट हमारे पास सैयद डायनेस्टी है। SYED भी आप बोल सकते हैं और SAYYID भी आप इसको बोल सकते हैं। 1414 से लेकर 1451, मैंने आपको कहा था ना कि 1526 तक का इतिहास है, तो उसके अंदर सारी चीजें घटना खत्म हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसने इसका फाउंडर, कौन इसका फाउंडर है? आंसर है खिज्र खान। अब खिज्र खान जो था ये इसका फाउंडर है और इसी को रैयत आला भी कहते हैं, ठीक है। बस यहीं तक, आगे बढ़िए। अब आइए लोधी डायनेस्टी, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे वो सारे तुर्क्स थे, लेकिन जो लास्ट वाला जो डायनेस्टी था लोधी, वो अफगान थे, तो ये लोग अफगानी थे।
अब देखिए लोधी डायनेस्टी के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या जानना आपको है, आप ही समझिए। तो भाई इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है बहलोल लोधी। और ये जो है लोधी गार्डन्स, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो लोधी गार्डन एक बहुत बड़ा गार्डन है वहां पर, तो इसका जो प्लांटेशन है, इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ओनली सुल्तान था जो अपने नोबल्स के साथ ग्राउंड पर ही बैठकर उनसे बातें किया करता था, खाना खाता था, इस तरह का ये एकमात्र सुल्तान था। ठीक है। कबीरदास जो थे उसके कंटेम्परेरी थे, हु कंपोज्ड बीजक। अब आपसे पूछेगा कि कबीरदास वॉज कंटेम्परेरी ऑफ विच दिल्ली सल्तनत रूलर। कंटेम्परेरी का मतलब कि उसी के समय का, समकालीन। ठीक है। जैसे आज हम लोगों के समय में महेंद्र सिंह धोनी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, तो वही कंटेम्परेरी की बात कर रहा है। ठीक है। तो कबीरदास वॉज हिज कंटेम्परेरी, मतलब कबीरदास इन्हीं के टाइम में था। और कबीरदास कौन था? उसने बीजक लिखा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है। उसके बाद अगला जो रूलर है सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल का पुत्र था। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी, सन ऑफ सिकंदर लोधी, पुत्र के बारे में इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इब्राहिम लोधी के बारे में है ना कि वो डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपको पता है कि बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी और उस 4 में से जो पहला लड़ाई था वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है। इब्राहिम लोधी लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए यहां पर हमारा 1526 का इतिहास फ्रेंड्स खत्म हो जाता है। ठीक है। 1526 का इतिहास खत्म हो गया। कहां से शुरू हुआ था? तो 1206 से ये शुरू हुआ था। कितने वर्षों का रहा? तो 320 वर्षों का ये इतिहास था। दिल्ली सल्तनत इज वाइंड अप, खत्म हो गया ये। ठीक है। अब आइए डिफरेंट टैक्सेस जिसको हम लोगों ने यहां देखा। तो देखिए सबसे पहले जजिया टैक्स, जो कि रिलीजियस टैक्स था, नॉन मुस्लिम पर लिया जाता था, हिंदूज पे, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण के लिए, उनके जो उनका जो धर्म है उनको बचाने के लिए मिलिट्री पावर जो एक्सरसाइज किया जाता था लोगों के विरुद्ध में, तो उससे बचाने के लिए टैक्स लिया जाता था, उसी को कहा जाता था जजिया। ये डिबेट है, कई बार इसको कहा जाता है कि ये रिलीजियस टैक्स है, कई बार इसको रिलीजियस टैक्स नहीं है, ये बोला जाता है। अलग अलग इसमें थ्योरीज है। थ्योरी क्या है तो थोड़ा मैं बता दूं। जैसे क्या है ना कि लड़ाई वगैरह जो भी उस समय हुआ करता था तो वहां पर हिंदूज नहीं जाते थे, तो इस वजह से ये उनको कर देना पड़ता था। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़ा पे काम कर रहे हैं वो मुस्लिम्स हुआ करते थे, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रिलीजियस टैक्स है, वो नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके धर्म के संरक्षण के लिए, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ये टैक्स देनी पड़ती थी। दूसरा टैक्स है जकत, जो कि सिर्फ मुस्लिम्स को देना होता था। खराज, जो कि लैंड टैक्स और नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। खुम्स, वार बूटी, वार बूटी मतलब वार में जो लूट के सामान लाया गया उसको। अब देखिए इसमें जो है ना, राजा जो था, रूलर, वो लेता था, ये आप काट दीजिए, 1/5 पार्ट जो लूट के सामान आप ला रहे हैं, और सोल्जर्स वो लेते थे कितना? 4/5 पार्ट। ठीक है। ये इसका थ्योरी था। खुम्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए खुम्स देख रहे हैं, और ये यहाँ पर एक फॉरेन ब्रिटिशर्स को भी देख लीजिए। चलिए ये स्लाइड में आया है। अब हम लोग मुगल एम्पायर की ओर आते हैं। ठीक है। मुगल सल्तनत, ये हम लोग मुगल एम्पायर कहाँ पर है? तो मिडिवियल इंडिया का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ दिस डायनेस्टी। अब देखिए चीज़ों को। अब हम लोग मुगल को स्टार्ट करते हैं। देखिए मुगल में क्या है ना, मुगल के लिए अगर आपको समझना है तो जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के लिए एसके तलवार स्टूडेंट ऑफ लॉ बताया, उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया, तो अगर आप मुगल्स के बारे में बोलें तो यहां पर आप याद कर लें भाजसा, भाजसा। ठीक, भाजसा, इसको आप याद कर लेते हैं तो अगेन मुगल्स खत्म हो जाएगा। कैसे? बी स्टैंड्स फॉर बाबर, एस स्टैंड्स फॉर हुमायूं, ए स्टैंड्स फॉर औरंगजेब, जे स्टैंड्स फॉर जहांगीर, एस स्टैंड्स फॉर शाहजहां, एंड अगेन ए स्टैंड्स फॉर औरंगजेब। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। ठीक है। तो मुगल्स में भी जो इंपॉर्टेंट है क्लियर हो जाएंगे। देखिए बाबर के बारे में समझिए। बाबर ने 4 लड़ाई लड़ी। ठीक है। पहला तो पानीपत आप देख रहे होंगे, वहां पर 1526 में बता रहा है। इसमें किसको हराया? इब्राहिम लोदी को, लोधी डायनेस्टी का, आपने पढ़ा अभी। दूसरा था 1527 में सॉरी खंडर नहीं है ये, खानवा की लड़ाई। खानवा, डी साइलेंट होता है, खानवा बोलते हैं इसको, खंडर नहीं है ये। 1527 खानवा की लड़ाई, जिसमें कि राणा सांगा को हरा दिया। और उसी लड़ाई के बाद, ये राजस्थान का साइट है डियर फ्रेंड्स, और उसी लड़ाई के बाद इसको काजी का टाइटल दिया गया था। काजी, ठीक है, गाजी का टाइटल दिया गया था। किसको? बाबर का। हिंदुओं को मारा था, सर वगैरह काटा था, इसलिए सॉरी चलिए अब देखिए
1528 बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी मध्य प्रदेश का साइट है। इसमें किसको हराया? तो मेदिनी राय को वो हराया। 29 की बात करें तो घाघरा की लड़ाई बिहार में है, बाबर डिफीटेड महमूद लोदी। ठीक है, अब देखिए ये चार जो लड़ाई है ना 15, 26, 27, 28, मतलब 1526, 27 और 28, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर ने यही चार लड़ाई लड़ी है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कि वो जीत रहा है हर जगह। आपसे पूछेगा कि बताओ गाजी का टाइटल उसको कौन से लड़ाई के बाद मिला, कौन से फाइटिंग के बाद हुआ, तो आप बताइए कौन सा फाइट किया? तो बैटल ऑफ खानवा की जो लड़ाई हुई थी खानवा की, उसमें उसके बाद इसको गाजी का टाइटल दिया गया। ठीक है, चंदेरी का लड़ाई कब हुआ? तो 28 में बोलिएगा। किसको हराया? तो मेदिनी राय को हराया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए एक और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी के बारे में बोल रहा है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जीवनी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद से लिख रहा है तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और किसी के लाइफ के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो दैट इज बायोग्राफी। ठीक है, तो आप जान लें कि मुगल सल्तनत में यह भी एक प्रश्न है कि मुगल सल्तनत में बताइए कौन से दो रूलर्स ऐसे रहे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी खुद से अपने जीवन को लिखा है। तो वो एक है आपका बाबर और दूसरा है जहांगीर। ठीक है, दूसरा जहांगीर है, बाबर एंड जहांगीर, यही दो लोग जो थे इन्होंने अपनी ऑटोग्राफी खुद से लिखा, बाकी अलग लिखा। भाषा कौन सा है ऑटोग्राफी का? तो तुर्किश लैंग्वेज। किस भाषा में ऑटोबायोग्राफी किया गया है? तो तुर्किश में। इसका नाम है तुजुके बाबर। ठीक है, नाम बाबर भाई जिन्ना जन्म लिया तो मरा भी होगा। कहाँ मरा? आगरा में, काबुल में इसका टॉम्ब है। ठीक है, मरा है आगरा में, टॉम्ब काबुल में। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए शॉर्ट ट्रिक हंसने वाली बात है, आपका खुद का अलग होगा, मेरा ये अलग है याद रखने के लिए। मेरा ये था कि पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा हिला के। देखिए क्या है, पानी पी के मतलब पानीपत की लड़ाई। ठीक है, खाना खा के मतलब खानवा की लड़ाई। चंदेरी दिख रहा है आपको, चंदेरी मेदिनी राय वाला, और घाघरा मतलब ये घाघरा 1529। ठीक है, तो ये मेरा है, आप इसको अपने से कर सकते हैं, और अगर ठीक लगे तो आप देख लीजिए। पानी पी खाना खा के चंदेरी चली घाघरा हिला के, सब कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए। अब आइए हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप देखिए। सौभाग्यशाली, इसको कहा जाता है कि सौभाग्यशाली था और ये अफीमबाज था। ठीक है, उस समय अफीमबाज था, तो चल रहा है। अभी रहता तो एनडीपीएस में केस बुक हो जाता है, ये जेल चला जाता है। बहुत ही लंबी सजा है, बड़ी कठिन सजा है, इसमें बेल वगैरह जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन उस समय का समय था। जो भी है चल रहा है बढ़िया से, है ना। अफीमबाज अभी एनडीपीएस के तहत केसेस हो जाते हैं, एनडीपीएस के तहत नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसको कहा जाता है फुल फॉर्म। चलिए अभी हम लोग वहीं चलते हैं, उसी एज में, मुगल्स में, अभी यहां नहीं आते। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर, वेरी इविडेंट, हम लोग को पता है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ बिहार में। ठीक है, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। ये जो चौसा की लड़ाई होती है 1539 में, उसमें क्या होता है? तो उसमें ये हुमायूं हार जाता है। एंड कौन हराता है? तो शेर शाह सूरी उसको हरा देता है। अब अगेन देखिए 1540 में कन्नौज की लड़ाई होती है। अब ये फिर क्या करता है कन्नौज की लड़ाई में? अगेन वो हार जाता है, क्योंकि ये अफीमबाज था, काम कर नहीं पा रहा था, उसमें भी हार गया। उसके बाद हुमायूं जो है ईरान चला जाता है। ईरान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तेहरान। ईरान का तेहरान और इराक का बगदाद। ठीक है, जैसे आपने देखा ट्रेंड, हाईकोर्ट में पूछा गया था कैपिटल्स, तो आप देख लीजिए, इसको आप याद कर सकते हैं। तेहरान ईरान का था और ये इराक का था। चलिए 1541 में ये क्या करता है? तो 1541 में बहुत ही अच्छा इवेंट होता है इसके साथ, ये शादी कर लेता है हमीद बानो बेगम से। ठीक है, उसके बाद हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। मैंने आपको बताया ना कि मुगल में सिर्फ दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी करा, बाबर और जहांगीर। बाकी सारे लोगों का जो जीवनी था कोई और लिखता था। देखिए इसमें कौन है? गुलबदन बेगम किसका बायोग्राफी लिख रही है? तो हुमायूं के बारे में कह रहा है। हुमायूं का जो बायोग्राफी था उसकी बहन लिखी गुलबदन। तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ हुमायूं का जो बायोग्राफी किसने लिखा? ऑप्शंस कई रहेंगे, उसमें से ये करेगा गुलबदन बेगम। तो आपको गुलबदन बेगम पर आंसर करना है, टिक करना है। देखिए ये सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते चलिए, फोर्ट देखते चलिए, बड़ा खूबसूरत होता है ये। आइए अब उसके बाद अकबर द ग्रेट में हम लोग आते हैं, मुगल सल्तनत का तीसरा रूलर। ठीक है, कंट्रोल्ड बाई बैराम खान नहीं है, ये कोरोनेटेड बाई बैराम खान है। ठीक है, कोरोनेशन इसका हुआ था, राज्याभिषेक बहुत छोटे में हुआ था, पता है आपको। देखिए फर्स्ट मुगल हु ऑर्गेनाइज्ड हज पिलग्रिमेज, पहला ये था मुगल रूलर जिसने हज पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किया। रिमूव किया जजिया टैक्स, जजिया टैक्स को ये रिमूव कर दिया। ठीक है, जजिया टैक्स के बारे में आपने पढ़ा है, क्या होता है जजिया टैक्स? तो जजिया टैक्स
जो लड़ाई होती है, सोल्जर्स जो होते हैं, मिलिट्री जो रहते थे इन लोगों के टाइम में, तो उनको पैसा की जगह पर जमीन दे दिया जाता है, तो दैट इज जजिया टैक्स। शुरू सबसे पहले कौन किया? इल्तुतमिश किया। ठीक उसके अगले डायनेस्टी में इसको क्या बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगेन यहां पर रिमूव जजिया टैक्स। बिल्ट सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जजिया टैक्स वो नहीं है फ्रेंड्स, जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला ये टैक्स है, ठीक है, वो इक्ता सिस्टम था। आई एम सो सॉरी। चलिए अब देखिए यहां पर बिल्ट आगरा रेड फोर्ट। क्या क्या बनाया? आगरा का रेड फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट और बुलंद दरवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट है बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये पूछता है बुलंद दरवाजा कौन किया है, ठीक है। आगरा का रेड फोर्ट, ठीक है। अब देखिए तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। इन्हीं के समय में तुलसीदास जो थे, आज हम लोग जो देखते हैं रामचरितमानस, उसका जो कंपोजिशन हुआ था वो इनके इसी समय पे हुआ था और तुलसीदास ने किया था। अब 1576 में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, वो हल्दी घाटी का लड़ाई होता है, जहां पर अकबर ने डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था? तो महाराणा प्रताप को उसने डिफीट किया था 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में, ठीक है। अब आइए मनसबदारी सिस्टम को इसने शुरुआत किया। तो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? तो मनसबदारी सिस्टम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कहते थे, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिलिट्री सैनिक जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसी को कहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए फाउंडेड दीन इलाही। दीन इलाही को क्या कहेंगे? तो दीन इलाही एक कोई रिलीजियन नहीं है, बल्कि दीन इलाही आप समझ सकते हैं आज के टाइम का कि एक कोई क्लब है, ठीक है, जहां पर सारे धर्म के लोगों को इनवाइट किया गया, अच्छे लोगों को इनवाइट किया गया, ताकि हमारा जो मैनकाइंड है वो और सुपीरियर हो सके और अच्छा हो सके, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे आइडियाज आ सकें। तो उसका ये शुरुआत किया फाउंडेड दीन इलाही। और दीन इलाही में क्या किया कि सारे धर्म के लोगों को वो बुलाया, और ये कंपल्सन नहीं था, ये कंपल्सिव नहीं था अपने नॉवेल्स पे और अपने जो रूलर्स उस डायनेस्टी में जितने सारे लोग रह रहे थे कि आपको दीन इलाही को एक्सेप्ट करना है, ऐसा कोई कंपल्सन भी नहीं था। जो स्वेच्छा से आएगा आप बिल्कुल आ सकते थे, ठीक है। अकबर जन्म लिया, मरा, और इसको बरीड एट सिकंदरा, यूपी में इसको दफना दिया गया, सिकंदरा में इसको दफना दिया गया। अब देखिए अगेन अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबू फजल ने लिखा। और अबू फजल ने सिर्फ अकबरनामा ही नहीं लिखा, बल्कि आईने अकबरी को भी लिखा है। ये क्या है? तो उसका बायोग्राफी है, ठीक है। आपको पता है अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरा आदमी लिखा है। कहां जन्म लिया था? अमरकोट में, ठीक है। देखते चलिए। अब आइए जहांगीर के बारे में, ठीक है। बोर्ड में देखिए जहांगीर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? विश्व विजेता। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए किस मुगल सल्तनत को सुल्तान को विश्व विजेता कहा जाता था। तो आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे बहुत सारे, उसमें से जहांगीर आपको आंसर करना है। अब जहांगीर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका रियल नेम सेखू बाबा था, ठीक है, सेखू बाबा। अर्जुन देव वॉज असैसिनेटेड बाई जहांगीर, ठीक है। अर्जुन देव जो था वो कौन थे? अर्जुन देव तो ये सिख के गुरु थे, सिख गुरु थे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सिख गुरु थे। अब सिख गुरु कौन से थे? चौथे थे कि पांचवें थे? तो मैं आपको बता दूं ये पांचवें सिख गुरु थे, ठीक है। अर्जुन दास जो थे, अर्जन नाम है एग्जैक्ट अगर आप बोले, अर्जन दास, अर्जन देव हम लोग इसको बोलते हैं, गुरु अर्जन देव। तो ये पांचवें सिख गुरु थे, और इनका जो असैसिनेशन हुआ था, पॉलिटिकल रीजन से मार देना, दैट इज असैसिनेशन, वो कौन किया था? तो जहांगीर किया था, ठीक है। अब आइए अर्जन देव बिल्ट गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को कौन बनाया? अर्जन देव। और हरमंदर साहब कौन बनाया? तो रामदास। अब देखिए गोल्डन टेम्पल और हरमंदर दास में क्या डिफरेंस है। हरमंदर साहब जो है, एक सेकेंड, हरमंदर गोल्डन टेम्पल का ही नाम है, जब तक उसमें गोल्डन नहीं प्लेटेड लगे थे, गोल्ड नहीं लगा था, तो उसको हरमंदर साहब कहा जाता है। उसको गुरु रामदास ने किया, और ये गुरु रामदास जो थे ये फोर्थ सिख गुरु थे, याद रखिएगा, फोर्थ सिख गुरु। 10 सिख गुरु हैं, सिखों के 10 सिख गुरु हैं, उसमें से ये जो थे वो आपके चौथे नंबर पे थे, ठीक है। अब देखिए नूर जहां जो नूर है, ऑल्सो नोन एज मेहरुनिशा, मेहरुनिशा ही इनका नाम था। और विलियम हॉकिंस विजिटेड इन दिस पीरियड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव सीन इन डिफरेंट क्वेश्चंस, इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ये आपसे पूछता है कि बताओ विलियम हॉकिंस विजिटेड इन द एरा ऑफ विच सुल्तान ऑफ मुगल, ठीक है, विच मुगल सुल्तान। तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा, विलियम हॉकिंस कहां आया? तो इन्हीं के पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में वो आया, ठीक है। नोन एज लवर ऑफ जस्टिस एंड लवर ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इसी को पेटीकोट मुगल अंपायर भी कहते थे, एम्परर। ऑटोबायोग्राफी का कौन लिखा? तुजुके जहांगीर। आपको मैंने क्या बताया था कि बाबर और जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी है, खुद ही इन्होंने अपने बारे में लिखा। तो इसके ये कौन लिखा? तुजुके जहांगीर के नाम से आया। कहां मरते हैं ये? लाहौर टॉम में, लाहौर में। असमत बेगम मदर थी नूरजहां की, मेहरुनिशा की, और इन्होंने ही इन्वेंट किया था परफ्यूम को। जो आज हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, उसका इन्वेंशन भारत में कौन किया था? तो मेहरुनिशा की मां, जिनका नाम क्या है? तो मां का नाम है असमत बेगम, ठीक है।
सास हो गई जहांगीर की। जहांगीरनामा इज ऑल्सो हिज ऑटोबायोग्राफी, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम जहांगीरनामा भी है। और भक्त तुकाराम वाज हिज कंटेम्प्रेरी। देखिए कंटेम्प्रेरी यहाँ पर आ रहा है ना कि कुछ वैसे लोग जो कि खुद ही बहुत फेमस हुए, बहुत ही हिस्ट्री में एक अच्छा नाम उनका है, तो हम लोग उनके कंटेम्प्रेरी को समझेंगे कि भाई बताओ भक्त तुकाराम जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो वो जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग शाहजहां पर। ठीक है, शाहजहां के बारे में क्या कहा जाता है, तो शाहजहां को किंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये सब जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना ऊपर में, तो ये ऐसा मत समझिएगा कि दैट इज अनइंपॉर्टेंट, वो अनइंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है। भाग्यशाली कौन था, तो हुमायूं था। अफीमबाज कौन था, तो हुमायूं था। आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो शाहजहां है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए, इसलिए यहाँ पर मेंशन है आपको। अब देखिए इसका रियल नेम क्या था, तो खुर्रम, इसका रियल नेम खुर्रम था। वाइफ का नाम मुमताज महल, सारा इंफॉर्मेशन जानने लायक। रियल नेम अर्जुमान बानो बेगम। इसका जो पुत्र था नाम था दारा सिखो। ठीक है, नोन एज गोल्डन पीरियड बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की वजह से गोल्डन पीरियड कहा जाता था। और इन्होंने ही ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट बनवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताजमहल और रेड फोर्ट दिल्ली कौन बनाया, तो शाहजहां ने बनवाया। पीकॉक थ्रोन इसी को कहा गया। और मीना बाजार जो था वो स्टार्टेड था इन्हीं के पीरियड में। मीना बाजार में कौन, मर्द नहीं जा सकता था। ठीक है, अब देखिए बादशाह नामा रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी इसका नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो बायोग्राफी है उसका नाम है बादशाह नामा, और कौन लिखा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। ठीक है, और इसका टॉम कहाँ है, तो आगरा में। चलिए मुगल में ये लास्ट, और हम लोग औरंगजेब पर पहुंच गए। औरंगजेब को ऑलमाइटी कहा जाता था, याद रखिएगा। अब इसको देखिए, कॉल्ड एज आलमगीर वन, इसको आलमगीर वन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा बताओ आलमगीर वन किसे कहा गया, किस मुगल सुल्तान को कहा गया, आप कहिएगा औरंगजेब। जिंदा फिर इसी को कहा गया। और हैड लार्जेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर था इसका। ये बहुत औरंगजेब थोड़ा सा एग्रेसिव और बदमाश टाइप का था, बहुत ही अपना एनेक्स किया था बहुत दूसरे लोगों का राज्य का, लड़ाकू था ये। ठीक है, शिवाजी वाज हिज कंटेम्पररी, हम लोग किस तरीके से देखे, भक्त तुकाराम को देखे, रामचरितमानस के समय में उनको देख रहे हैं। अब इसका कंटेम्पररी कौन है, तो शिवाजी। ठीक है, महाराष्ट्र में, किसका, औरंगजेब का। ये अगेन री इम्पोज किया जजिया टैक्स, नॉन मुस्लिम पर लगने वाला कर को ये फिर से इम्पोज कर दिया, जिसको अकबर ने खत्म करा था। अब 1674 में इनका कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है। और असैसिनेटेड, पॉलिटिकल रीजन से मारना, जहांगीर ने मारा था। और अब इन्होंने, औरंगजेब किसको मारता है, तो औरंगजेब मार दिया जो 9वें सिख गुरु थे तेज बहादुर, उनकी हत्या कर देता है। कौन करता है, तो ये औरंगजेब करता है। ठीक है, अब देखिए बीवी का मकबरा कहां पर है, पूछेगा बताओ बीवी का मकबरा कहां है, तो आप औरंगाबाद कहिएगा। आपसे ये पूछता है सेकंड ताजमहल किसको कहा जाता है, आप क्या बोलिएगा, बीबी का मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद में। किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने बनवाया। इस तरह से आंसर। मोती मस्जिद भी यही बनवाया, ज्ञानवापी मॉस्क भी इन्हीं बनाया, इसी ने बनवाया। कहां बरीड है इसका, तो खुलदाबाद। ठीक है, दौलताबाद में ये दफनाया गया था। औरंगजेब खत्म हो गया, यानी हमारा मुगल सुल्तान खत्म हो गया। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, तो ये समझ जाइएगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा है, लेकिन डेफिनेटली ये आपको पे करेगा, दिस विल डेफिनेटली पे यू, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ, जो कि की ईयर्स और इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जल्दी जल्दी चीज़ों को करते चलेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट ईयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है, क्या है, तो 1498 के बारे में अगर बात करें तो वास्को डिगामा फर्स्ट पोर्तुगीज लैंडेड एट कैलिकट पोर्ट। सी व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दे विल आस्क यू कि बताओ इन विच ईयर वास्को डिगामा फर्स्ट लैंडेड। ठीक है, देन यू हैव टू आंसर 1498। दे विल आस्क यू वेयर ही लैंडेड, यू हैव टू गिव योर आंसर दैट कैलिकट पोर्ट। कौन था, हु वाज ही, तो वास्को डिगामा अ पोर्तुगीज। ठीक है, अगेन 1505 की टाइमलाइन में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। 1505 में क्या होता है कि डी अल्मेडा जो था, जो फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था इंडिया में। ठीक है, डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, 1505 की बात है। और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को दिया था, ही प्रोपाउंडेड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स, तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर पावर मोर एंड मोर ऑन द लैंड, आप जमीन को छोड़कर आप सी में अपने ताकत को बढ़ाइए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए और ताकत अपना वहां पर ही दिखाइए। ठीक है, ताकत कैसे, तो जिस तरीके से हम लोग लड़ाई के लिए मिलिट्री का यूज करते हैं, तो पानी का ही चीजों को मजबूत करिए, वहां पर नेवी वगैरह स्ट्रॉन्ग करिए। तो वही इसका ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बात किया कि अपने जो वाटर का जो रूट है उसको ही मजबूत कर देना है, दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। हु गिव, डी अल्मेडा, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। अब देखिए 1608 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, 1608। ठीक है,
बहुत सारे कंपनी आए थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा काम है, इसलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए 1717 में क्या हुआ, फारुखसियार गेव फरमान ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फारुखसियार था वो फरमान दिया फ्री ट्रेड करने का, एकदम आप फ्री में बिजनेस को करिए बंगाल में, किसको, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1526 में पानीपत की लड़ाई, पता है इब्राहिम लोदी को हराया था कौन, बाबर, 1526 में खत्म। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यही पता है, अकबर डिफीट किया किसको, हेमू को, हेमू को ही हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, 1556 में। आगे बढ़िए, अब देखिए बैटल ऑफ पलासी को देखते हैं। बैटल ऑफ पलासी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 1757 में हुआ। अब देखिए क्या है यहाँ पर, स्लाइड आपको अगर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो फिर भी आप देखिए, आई विल गिव यू द पीडीएफ लेटर ऑन। अभी ये HEIC मोड में है तो तुरंत में पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ 1-1.5 दिन के अंदर, 2 दिन में आपको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में क्या जानते हैं, तो यू हैव टू गिव दीज आंसर्स। क्या, तो इट हैपेंड, और ये कब हुआ, 757 में। कौन किसको हराया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला कौन था, तो बंगाल का वो नवाब था, ठीक है। अब देखिए मीर जफर जो था ना फ्रेंड्स, मीर जफर वो बिट्रे कर दिया सिराजुद्दौला को। बिट्रे का मतलब धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और ये रॉबर्ट क्लाइव का चमचा था, उसका बिल्कुल आदमी था वो, और इसको धोखा दे दिया, ठीक है। मीर जफर सेनापति था सिराजुद्दौला में, तो भाई आप जहां पर हैं वहां के सेनापति हैं, और अगर आप उसी को धोखा दे दीजिएगा तो डेफिनेटली उसको तो हारना तय है। तो वही हुआ इसके साथ, मीर जफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, धोखा दे दिया, और रॉबर्ट क्लाइव का स्त्री को जैकल कहा जाता है। मीर कासिम जो था वो सन इन लॉ था मीर जफर का, जिसको कि बाद में नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए 1761 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहां पर अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, ठीक है। जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, पहला दूसरा हम लोगों ने देखा, हेमचंद्र विक्रमादित्य को दूसरे में, इब्राहिम लोदी को पहले में, तीसरे में कहता है कि अहमद शाह अब्दाली को डिफीटेड मराठास, ठीक है, मराठास। और अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में, कि मराठास जो थे उनके कमांडर इन चीफ का नाम क्या है। आपका आंसर क्या है, सदाशिव राव, दिख रहा है बोर्ड में आपको। आपसे पूछेगा बताओ पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। आपसे पूछेगा आर्टिलरी मैन कौन था, तो आप कहेंगे इब्राहिम खान गर्दी, ठीक है। तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। देखिए बहुत अंदर घुस के सवाल आपसे नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऊपर से ही आएगा, जो कि आप देख के बना पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए घबराना भी नहीं है। थोड़ा सा फॉन्ट्स छोटा है, बट आई होप कि आपको इजीली वो दिख जाएगा बाद में लेटर ऑन, अगर अभी नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको डिफीट किया, तो मीर कासिम को, ठीक है। अब देखिए मीर कासिम के साथ और कौन कौन थे इनके लोग, तो शाह आलम II और सुजाउद्दौला। अब देखिए सुजाउद्दौला को सिराजुद्दौला से मत समझिएगा, दे बोथ आर डिफरेंट पीपल। सिराजुद्दौला हम लोग बैटल ऑफ प्लासी में देख रहे थे, देखिए देखिए बैटल ऑफ प्लासी में देख रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला था यहाँ पर, देखिए इसको हराया। लेकिन यहाँ पर जो है ना सुजाउद्दौला और शाह आलम II ये अलग अलग लोग हैं, इसीलिए इसको मिक्सअप मत करिएगा। देखिए बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करता है किसको, मीर कासिम, शाह आलम II और सुजाउद्दौला को, ठीक है। और आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बंगाल, और इसी लड़ाई के बाद ब्रिटिशर जो थे बंगाल पे कैप्चर कर लेता है। तो वन क्वेश्चन अराइजेस आउट ऑफ हियर, क्या क्वेश्चन है कि बोलेगा आफ्टर विच बैटल ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बंगाल, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिशर्स जो था वो बंगाल को कैप्चर कर लेता है। और ये लड़ाई कब हुई, तो 1764 में लड़ाई हुई, किसको हराया, तो मीर कासिम, शाह आलम II और सुजाउद्दौला को हराया, ठीक है। अब देखिए ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये पॉलिटी वगैरह में भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए। देखिए पहला गवर्नर ऑफ बंगाल पूछेगा कौन था, बताओ, आप बताइएगा लॉर्ड क्लाइव। अब बोलेगा बताओ पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो अब जब गवर्नर से बढ़कर गवर्नर जनरल हो गया तो आप ये समझिएगा कि इनकी शक्ति कहां बढ़ी, तो शक्ति यहां बढ़ी कि अब गवर्नर ऑफ मैड्रास जो भी है यहां पर, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे किसके अधीन आ गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आ गया। और यही गवर्नर जनरल जो अब जब बंगाल है पहला कौन है, तो वो है वॉरेन हास्टिंग। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ आवर हिस्ट्री वी कैन से।
अब देखिए पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहां बंगाल के बारे में हम लोग देखें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अंदर कौन आ रहा था, मैड्रास और बंबई आ रहा था, तो इसमें हम लोगों ने वॉरेन हास्टिंग किया। अब बोल रहा है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हम लोग कहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट वाइसराय आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट दो लॉर्ड कैनिंग। देखिए इसका मतलब समझिएगा, लास्ट देखिए गवर्नर जनरल पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर बीईआईसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या हुआ था कि आपको पता है ना, क्राउन का रूल हो गया था, तो उसके बाद बोलता है और पहला वाइसराय कौन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वाइसराय, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के और पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के माउंटबेटन, और फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल पहले और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजागोपालाचारी। उसके बाद तो आपको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, अंतरिम सरकार हुई, उसके बाद यहाँ का नोमेनक्लेचर अलग हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से चीजें हुई। अगला स्लाइड देखिए, स्लाइड एक्चुअली काफी लंबा है तो एनर्जी भी बहुत चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से इसको करते चलिएगा, मजा आएगा, है ना। आगे देखिए, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखिए क्या है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, दे आस्क यू कौन किसका रिकमेंडेशन है, कौन ऐसा किया, आपको आंसर करते जाना है। कॉर्नवालिस के बारे में 3-4 बातें जरूरी समझिए। रिकमेंडेड आईसीएस एग्जाम फॉर इंडिया, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, बहुत टफ हुआ करता था डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पता चलता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे बताया पूछा जाए कि बताओ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, तो आपको बड़े ही लाउड आवाज में कहना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू इन बंगाल और जमींदारी सिस्टम कौन लाया, तो इन्होंने ही लाया। अब देखिए रॉबर्ट मुनरो के बारे में कहा गया है कि रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू ये मैड्रास में अगर कोई इंट्रोड्यूस किया तो वो था रॉबर्ट मुनरो। रैयतवारी देखिए क्या है, तो रैयतवारी एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट कर रहा है, रैयत पीजेंट फार्मर, ठीक है, जिसकी जमीन है तो उस व्यक्ति विशेष से इंडिविजुअली कर लेना, दैट इज रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इंडिविजुअल किसी फार्मर से किसी पीजेंट से ले लेना। उसके बाद एलिफिस्टोन जो थे वो महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस किए बॉम्बे में। और ये महलवारी सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि महल जो होता है फ्रेंड्स, वो ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से, और विलेजेस हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर जो लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो विधि था, द प्रोसीजर था, द पैराडिग्म था, वो इंडिविजुअल ना हो के कलेक्टिव था। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष से नहीं लिया जाता था, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कंसिस्टेड विलेजेस, उनसे लिया जाता था ये कर। ठीक है, तो ये आप समझ गए। एलिफिस्टोन, महलवारी बोला तो एलिफिस्टोन, रैयतवारी बोले तो रॉबर्ट मुनरो। ओके, आई थिंक ये चीजें समझ गई होंगे आप। अब आइए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अच्छे थे, ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों के लिए ठीक थे लॉर्ड रिपन। लिटन बदमाश आदमी था, रिपन ठीक आदमी था। अब देखिए ये था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव किए, आर्म्स एक्ट को रिमूव किए और इंक्रीज द एज लिमिट ऑफ इंडियंस इन आईसीएस टू 21। देखिए कितना बदमाश थे लोग। हम लोग के लिए एज लिमिट 18 रखा हुआ था आईसीएस में बैठने के लिए, 18 ईयर्स, सोचिए 18 साल। इसको क्या किए, रिपन ने 18 से इंक्रीज किया और इसको 21 किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, जो चीजें छपती थी, न्यूज वगैरह छपते थे, तो कुछ भी उस तरह का न्यूज आप उनके विरुद्ध ना छापें, तो वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। आर्म्स एक्ट है, आर्म्स आप लेके नहीं चल सकते। तो ये सारे एक्ट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इंडियंस की जो लिमिट थी, लिमिट आईसीएस में बैठने की, उसको उन्होंने 21 कर दिया 18 से। ठीक है, अब देखिए पहला सक्सेसफुल सेंसस की अगर बात करें तो बोलेगा बताओ पहला सक्सेसफुल सेंसस किसके टाइम पे हुआ था, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड रिपन। डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। जो भी अच्छा काम आप देख रहे हैं इनके टाइम ही होगा। अब आइए 1773 के बारे में बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, जिसका दूसरा नाम चार्टर एक्ट है। हर 20 साल में ये एक्ट हुआ करता था। अब देखिए दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन वॉरेन हास्टिंग एज वाज अपॉइंटेड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया और वॉरेन हास्टिंग जो थे वो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं बनाए गए थे, क्या उसको बोलते हैं, गवर्नर जनरल बनाए गए थे बंगाल के, है ना, 1773 इसी एक्ट में। उसके बाद ट्रेड मोनोपोली जो चाइना के साथ दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो चार्टर एक्ट यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1813 का, उसके तहत दिया गया था और ये तीसरा था। ठीक है,
पहला एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड बीईआईसी। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या क्या चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स ये सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया और आने की संभावना है और बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया गया, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें, आप चीजों को देखते चलिए। पहला में हैदर अली डिफीट किया उसको, दूसरे में हैदर अली मर गया और टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली मर गए और टीपू सुल्तान को किसने हराया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। ठीक है, बहुत ये लोग बदमाश टाइप का लोग था भी, हरा दिया। ठीक है, बहुत सारे संसाधन इनके पास था। अब 1780 में देखिए क्या बात होता है कि जेम्स ऑगस्टस हिकी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये एक बंगाल गैजेट करके एक पत्रिका निकाला, जिसको फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया यही है। तो बोलेगा बताओ फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो बंगाल गैजेट। किसने छापा, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने लाया। ठीक है, आगे बढ़िए। 1791 में एक घटना होती है क्या, तो वॉरेन हस्टिंग्स को इंपीच कर दिया जाता है बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंपीचमेंट, आर्टिकल 61 आई गेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द प्रोविजंस ऑफ इंपीचमेंट। ठीक है, तो वॉरेन हस्टिंग को इंपीच किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1791 में। अब आइए, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है डियर फ्रेंड्स, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान। पहला में देखिए हैदर अली हरा देता है बीईआईसी को, दूसरे में हैदर अली मर जाता है और टीपू सुल्तान को हराता कौन है, बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरे में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान को अब हरा दे रहा है। ठीक है, ऐसे हो गया। चौथा में क्या हो रहा है कि बीईआईसी डिफीटेड एंड किल्ड टीपू सुल्तान। लास्ट में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को ना सिर्फ हराया बल्कि उसको मार भी देता है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है स्लाइड। आगे बढ़िए, 45th स्लाइड हमारा है लिटन। एज द नेम इज इटसेल्फ सजेस्टिंग, लिटन यानी बदमाश, लिटन। ठीक है, ये जो भी काम करेगा गलत करेगा, आप समझ लीजिए। इसीलिए कभी अगर तुक्का से भी आपको बनाना है, कुछ गलत चीज आपको अगर दिख रहा है ऑप्शन में, तो समझिएगा लिटन किया है वैसा। लॉर्ड लिटन रिड्यूस्ड द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ इंडियंस, 21 से 18 कर दिया। बताइए कितना हार्ड काम किया ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाय विच इंडियन न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया। ठीक है, कुछ भी आप छाप नहीं सकते थे इधर उधर, बहुत वहां पर रिस्ट्रिक्शन था। आर्म्स एक्ट बैन इंडियंस टू कैरी वेपन्स विदाउट लाइसेंस, ये तो कुछ हद तक ठीक है, चलिए देखा जाए आगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखिए, एडॉप्टेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, और पहला स्टेट जो वैसा था वो था सतारा। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या था ना, इसमें ये पॉलिसी ये लोग लाया कि कोई भी रूलर अगर निसंतान मर जाता है, हेयर उसका नहीं रहता है, तो उस स्टेट को एनेक्स कर लेगा कौन, ये लोग कर लेगा। दिस इज दैट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और पहला वैसा स्टेट कौन था, सतारा। पहला रेलवे लाइन बॉम्बे से थाना कब चला था, ये तो सब लोगों को पता है, 16 अप्रैल 1853 था ना, यस 53 ही होगा। तो पहला रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने 16 अप्रैल 1853। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर मान लीजिए ठीक है चीज है ये छोटा, लेकिन अगर आपको नहीं याद है 1853 की जगह कहीं 63 ऑप्शन आ गया, 1854 आ गया, तो आप इसको नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब छोटा ही चीज है। यस इट्स वेरी स्मॉल, वेरी अनइंपॉर्टेंट सीम्स टू बी, दिख रहा होगा बट वो उतना है नहीं, इसलिए देखते चलिए। 1853 सही जवाब, ये नहीं होगा। टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल सर्विस, पीडब्ल्यूडी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जो आप देख रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, वही सब है इसके समय। विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिए विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये अच्छा काम हुआ था कि विडो का रीमैरिज को वो लीगलाइज कर दिए, मतलब कानूनी रूप से उसको कानूनी ढांचा दे दिया गया कि वो सही है। किसके मदद से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल्स, तो ये सब डलहौजी के टाइम में हुआ। अब आइए, रिमूव वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपन बताया ना मैंने आपको, ये अच्छा काम करता है। इंक्रीज किया एज लिमिट को इंडियंस का। पहला सक्सेसफुल सेंसस हुआ, आप देखें, डिसेंट्रलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और फोर्थ चार्टर एक्ट जो था फ्रेंड्स, ओपीएम, ओपीएम मतलब क्या होता है, अफीम का जो ट्रेड मोनोपोली था वो गिवन, एंटी ट्रेड मोनोपोली वाज एबॉलिश्ड टू बीईआईसी विद चाइना। देखिए चौथा में क्या है ना, जो चौथा चार्टर एक्ट हुआ उसमें ओपीएम ट्रेड जो होता है, अफीम की जो खेती होती है, उसका मोनोपोली दिया गया। लेकिन जो टी ट्रेड जो चल रहा था, चाय की जो ट्रेड थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना के साथ। ठीक है, अब आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव के फॉर्म में जाएंगे, अगर आप जेपीएससी या सिविल सर्विसेज में, तो बहुत बड़ा बड़ा इसका आंसर बन सकता है और बनता है, लोग बनाते हैं। लेकिन हम लोग जब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को सिलेबस ही डिफाइन नहीं है कि कितना पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चंस जो है नंबर काफ़ी कम है, तो उसमें क्या पढ़ना है देखते चलिए। 1857 का विद्रोह, उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ब्रिटिश वाइसराय।
पीएम कौन था? तो पामस्टोन थे और क्वीन विक्टोरिया थी। ये हो गया चेंज ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश। इसका जो इफेक्ट था वो क्या था? 1857 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था वो अब डायरेक्टली कहां चला गया था? ब्रिटिश के पास चला गया था। इसलिए हम लोग वाइसराय करने लगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इतिहास के पन्नों में, और उसके लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनफैक्ट जो भी आपको दिख रहा है ये सब पूछा ही जाता है, कोई ऐसे हवाबाजी वाला नहीं है कुछ भी। आगे बढ़िए। रॉबर्ट मुनरो रैयतवाड़ी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। एल्फिस्टोन माहलवारी डिस्कस कर चुका हूं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती सिस्टम को बैन किया। सती मतलब हस्बैंड मर गया तो वाइफ भी सती हो जाएगी, वो खत्म किया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और ईश्वर चंद्र क्या किए थे? डलहौजी के टाइम पे वो विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिए थे। डलहौजी लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र। ठीक है। और यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करते हैं? बैन कर देते हैं सती सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। लॉर्ड मैकॉले, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम सुनिए, लॉर्ड मैकॉले। ये रिकमेंड करते हैं इंग्लिश एजुकेशन को भारत में। ये कोई अच्छा काम अपने हिसाब से सोच के नहीं किया था, ये इसलिए किया रिकमेंड इंग्लिश, क्योंकि अब जैसे आपको पता ना कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए तो उनका जो भी काम हो रहा था इंग्लिश में हो रहा था, तो उसको असिस्ट करने के लिए बस ये रिकमेंड किया था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस के को बेनिफिट करने के लिए, इंडियन के डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश का रिकमेंडेशन नहीं किया था, बिल्कुल समझिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंप्लीमेंटेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया 1835 में। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़िए। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1861 जो था फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें कुछ फीचर्स हैं, समझिए। 3 हाईकोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। कौन कौन? कलकत्ता, मैड्रास और बॉम्बे। 1862 ऑप्शन अगर आपको ये तीनों दिया गया तो कलकत्ता मार दीजिएगा, अगर तीनों दे दिया तो। ठीक है। ऐसा 1862 में तीनों एक साथ हुआ। बाय दिस एक्ट इंडियन गॉट परमिशन टू टेक पार्ट इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में बैठने का जो अधिकार मिला वो किसके बाद मिला? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद मिला। उसके बाद देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर, द फर्स्ट इंडियन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट जो थे पहले, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वेरी ब्रिलियंट पर्सनालिटी। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाउ इंटेलिजेंट ये थे और हाउ पर्सपिकेशियस माइंड ही हैड। प्रार्थना समाज की बात करें, बॉम्बे में कौन इसका ये किया? तो डॉक्टर आत्माराम पंडुरम, केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे। एमजी रानाडे ना इनके गुरु थे, गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, देख लीजिएगा एक बार, ऐसे भी आएगा आगे हम लोग देखेंगे। गोखले, यस, गोखले के ये गुरु थे एमजी रानाडे। अब आगे बढ़िए। 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना होती है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, बताओ फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग किसको कहते हैं? तो भाई ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर था उसको कहते हैं। कौन था फाउंडर? राजा राम मोहन राय। किस समय? 1828। आंसर। अब देखिए मुगल किंग अकबर टू जो था ना, वो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। राजा राम मोहन रॉय इतने अच्छे पर्सनालिटी, बड़े पर्सनालिटी, ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1835 में, तो इनको जो ये राजा का टाइटल है कौन दिया? तो अकबर टू दिया। ठीक है। वो अकबर नहीं दे रहा है, ये अकबर टू दूसरा है। 75 में आर्य समाज कौन फाउंड किया? तो दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। रियल नेम मूल शंकर, और इन्होंने ही कहा था गो बैक टू वेदास। ठीक है, वेदास की ओर चलो, इन्होंने ही कहा। 1896 में रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, कोलकाता में 1896 में। ठीक है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो एचपी ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट एट यूएसए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इंडियन जजेस परमिटेड टू ट्रायल यूरोपियंस। देखिए ये कंट्रोवर्सी ये था ना कि जो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट थे वो यूरोपियंस का ट्रायल नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि कंट्रोवर्सी हुआ कि उनका जब ट्रायल करने लगे तो उसी में ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया। ठीक है। चलिए देखिए अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल अंतिम चरण पे आ चुके हैं। एनर्जी को बनाए रखिए और इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए और इसको खूब सारा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसको एक्वेंट हो सके इस वीडियो के साथ और फायदा हो उनको एग्जाम में, परीक्षा में। चलिए, when we talk about INC, Indian National Congress, a very important event that took in our modern history, तो वहां पर देखते हैं कि फाउंडेड बाय एओ ह्यूम, इसका जो फाउंड किया था, इसका जो फाउंडर था कौन था? एओ ह्यूम। 1885 वाइसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन थे, वो डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक किताब थी दादा भाई नौरोजी की, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पूछा जा सकता है कि बताओ हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यू हैव टू आंसर दादा भाई नौरोजी। 1885 में फर्स्ट सेशन होता है
किसका? आईएनसी का होता है। कौन उसके प्रेसिडेंट थे? WC बैनर्जी थे। कहां पर हुआ? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। कहां पर था ये? बॉम्बे में था। कितने लोग पार्टिसिपेट किए? तो 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, पहला सेशन। ठीक है, 85 में हुआ। कौन था? WC बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। कहां पर हुआ? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। कहां पर हुआ? तो बॉम्बे में। और कितने लोग पार्टिसिपेट किए? तो 72 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक इन 1885। ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। 1886 की बात करें, दादा भाई नारोजी इसके प्रेसिडेंट थे। कलकत्ता में हुआ। 87 थर्ड सेशन बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में हुआ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो थर्ड सेशन हमारा था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो पहले मुस्लिम थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, इंपॉर्टेंट। अब देखिए 1888 फोर्थ सेशन जॉर्ज ह्यूल इलाहाबाद सेशन में, ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। देखिए इस तरह का जो हमारे पास आ रहा है ना, इंडियंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो पहले मुस्लिम इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स थे तो इंपॉर्टेंट। 1888 फोर्थ सेशन में जॉर्ज ह्यूल इलाहाबाद फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट। 1896 ट्वेल्थ सेशन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है 12वां सेशन क्योंकि यहाँ पर वंदे मातरम जो था फ्रेंड्स उसको गाया गया था। कैलकाटा बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको गाया है इसको। और एडॉप्ट कहाँ से गया था? तो आनंद मठ से। और इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड टाइम है कितने देर में आपको गा देना है वो है 65 सेकेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा है। 1911 की बात करें तो जनगण मन कैलकाटा में इसको गाया गया, पब्लिश अंडर द भारत भाग्य विधाता इन तत्वबोधिनी मैगजीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। दे आस्क यू दिस मैगजीन नेम द तत्वबोधिनी किसके अंडर? तो भारत विधाता के अंदर। कहाँ पर हुआ? तो कैलकाटा के सेशन में हुआ। इन विच ईयर? 1911 में हुआ। और इसको टैगोर ने कंपोज किया गया था। और इसमें आप देखिए इसका जो समय दिया गया है स्टैंडर्ड 52 सेकंड्स। इन सम केसेस अगर शॉर्टेंड फॉर्म में, अब्रिज फॉर्म में अगर आप बात करें तो इन 20 सेकंड्स यू हैव टू संग दिस जनगण मन। ठीक है, आवर नेशनल सॉन्ग। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। जीके गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बताओ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर कौन था? तो जीके गोखले। और ये जो थे यही इसके पॉलिटिकल गुरु थे। किसके? गांधी जी के। ठीक है, और एमजी राणा डे किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो गोखले के। देखिए समझिए, जीके गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये फाउंडर थे। उसके बाद पॉलिटिकल गुरु, गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? तो एमजी राणा डे। और एमजी राणा डे पॉलिटिकल गुरु थे गोखले के। ठीक है, ये आप समझिएगा, इस तरीके से है। अब आइए 1905 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉन्ट्स थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है ना, देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसलिए आंख फंबल कर रहा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल ऑन कम्युनल बेसिस। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है कम्युनल बेसिस पे। ठीक है, ईस्ट जो आप देखते हैं ना बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो वही डिवीजन है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 1905 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्टार्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस समय जब पार्टीशन हुआ बंगाल का तो उसके बाद बहुत सारा ऐसा इवेंट्स टुक प्लेस, तो उसी में से एक था स्वदेशी मूवमेंट, यानी अपने देश का सामान, अपना निर्मित सामान का यूज करना और बॉयकॉट करना आपके सामान का, यानी ब्रिटिश के सामान का। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसको स्टार्ट किया। 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड हुआ ढाका में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड कहां पर? तो ढाका में। विच ईयर? 1906। और आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना और सलीमुल्लाह खान के मेंबर्स थे इसके। ठीक है, फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट कौन था? सलीमुल्लाह खान। तो अगर आपसे पूछा कि बताओ फाउंडर कौन था, आपके ऑप्शंस में आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खान सब मिलेंगे, तो आप इसको सलीमुल्लाह खान कहिएगा, इसलिए क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे पहले सेशन के, इसीलिए इनको हम लोग आंसर कर सकते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ आईएनसी का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारा, देखते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है ना। 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ। देखिए सूरत स्प्लिट ऑफ आईएनसी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, मॉडरेट हुआ करते थे, तो इनका स्प्लिट अप हुआ। और ये कब हुआ? तो ये सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो रास बिहारी बोस थे। बीजी तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, 2 मैगजीन लाए, एक का नाम था केसरी और दूसरे का मराठा। पूछेगा केसरी कौन लाया, कौन उसका स्टार्ट किया है, मराठा कौन किया, तो आप बीजी तिलक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, जहां पर सेपरेट पृथक इलेक्टोरेट्स की बात की जाती है फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, कि मुस्लिम्स का अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इलेक्शन चुनाव होंगे, जो वोट करेंगे वो मुस्लिम पीपल होंगे, फॉर मुस्लिम लोग। ठीक है, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। कौन इसके फाउंडर थे? तो लाला हरदयाल। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको ना दिखे होंगे हिस्ट्री के एग्जाम्स में, बिल्कुल आपको मिल रहा होगा ऐसा। 1915 में एक अगेन बहुत बड़ा इवेंट होता है, गांधी जो है आ जाते हैं कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ऐसे स्टैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका, है ना, केप टाउन। मेड साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद 1916 में ये करते हैं। अब 1916 में देखिए क्या इवेंट होता है कि मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे रीयूनाइट हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा, ये सवाल पूछता है कि बताओ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट होते हैं किस सेशन में, तो आप बोलिएगा लखनऊ के सेशन में होते हैं। कब होंगे? 1916 में होंगे। और पूछता है कि अगर जब वो लोग यूनाइट हुए थे तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप कहिएगा अंबिका चरण मजूमदार उसके प्रेसिडेंट थे। अलग कब हुए थे? 1907 में, सूरत स्प्लिट के समय में। और मिलते कब है? तो लखनऊ में मिलते हैं 1916 में, ठीक है। रासबिहारी बोस थे उस समय प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर रासबिहारी बोस मिलेंगे आपको, है ना, रासबिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट थे। और अब आगे बढ़िए 1917 की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट के बारे में क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये पहली लेडी महिला थी जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। और इनके साथ दो और उपलब्धि है, अचीवमेंट इनके साथ, तो क्या है देखिए, कानपुर के सेशन में ये बनी थी। तो ये पहली लेडी गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, ये पहली लेडी गवर्नर थी। और इनको ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इनको किसको? सरोजनी नायडू को। 1917 की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हुआ गांधी का इंडिगो प्लांटेशन के विरुद्ध। आइए 1919 की बात करें तो अब मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, डायरची डुअल गवर्नमेंट जो होता है, डुअल गवर्नमेंट कब आया? तो इस रिफॉर्म्स में आया, मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म 1919 में। जालियांवाला बाग वगैरह भी सब इसी में हुआ है। देखिए 24 मार्च को फिर 1919 में रॉलेट एक्ट होता है पंजाब में। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या हुआ? तो जिसको मन है, ठीक है, इलीगली डिटेन कर देंगे 2 साल तक विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल, आप उसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। दैट इज रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? तो जालियांवाला बाग होता है। आपको पता है कि कितना ये दर्दनाक मैसेकर था, कितने लोगों को मार दिया गया था कुआं के अंदर, तो वही है जालियांवाला बाग। और इसी इवेंट के बाद, यही जो डेडली इवेंट था इन आर इंडियन हिस्ट्री, इतना जो मतलब खराब घटना घटा था, इसी के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किंगहुड की जो उपाधि दी गई थी उसको ये लोगों ने त्याग दिया, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। किसके बाद? तो पूछेगा कि बताओ गांधी ने, कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब छोड़ी? तो आप क्या कहेंगे कि जालियांवाला बाग इवेंट के बाद उन्होंने ये उपाधि छोड़ दी है। आगे बढ़िए 1920 की बात करें तो गांधी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद का जो अगला इवेंट आप देख रहे हैं वो है चौरी चौरा गोरखपुर में। क्या होता है यहां पर कि क्राउड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट वायलेंट और जो सिविलियन थे 22 पुलिसमैन को मार देते हैं। और एज ए रिजल्ट गांधी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि गांधी हैज ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर नॉन वायलेंस, उनको हिंसा पसंद नहीं थी। तो क्या कहता है कि जो कुछ चौरी चौरा जो गोरखपुर में जगह है वहां पर कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो क्राउड थे, कुछ लोग थे, वो उग्र हो जाते हैं और 22 पुलिसमैन को मार देते हैं। और इसी के बाद गांधी ने निर्णय लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो विड्रॉ करेंगे और वो विड्रॉ करते हैं। अब आइए 1922 के बारे में बात करता है तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्थापना में देखिए सीआर दास इसकी स्थापना करते हैं जो कि प्रेसिडेंट है, और सीआर दास को ही देशबंधु कहते हैं, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। अब यहां पर देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, देशबंधु आप इनको देख रहे हैं ना, और एक है दीन बंधु, ठीक है, एक होता है दीन बंधु। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भैया बताओ दीन बंधु किसे कहते हैं, और हम लोग कंफ्यूजन में देश बंधु को सीआर दास आंसर ना कर देंगे। तो दीन बंधु देखिए सीएफ एंड्रयूज को कहते हैं, सीएफ एंड्रयूज को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ देश बंधु कौन है तो सीआर दास, आपको पूछा जाएगा दीन बंधु कौन है तो सीएफ एंड्रयूज, ठीक है। चलिए स्वराज पार्टी क्लियर। 24 की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए गांधी बनाया गया बेलगांव में, और इन्होंने फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षा के बारे में डिस्कशन है, बात है, वहां पर कही, और इन्हीं को ही फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, किसको? गांधी को, 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में, ठीक है। अब आइए राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उन्होंने गाना गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना। पूछेगा डायरेक्ट सरफरोशी की तमन्ना संग बाय हुम? आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। 1928 साइमन कमीशन अपॉइंटेड फॉर द इंक्वायरी ऑफ डायरची इन इंडिया। जो डायरची आया था चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में, तो उसी के इंक्वायरी के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1928 में, जिसको हमारे उस समय के जो नेता लोग थे उसको रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने एक नारा दिया था कि गो साइमन गो बैक, ठीक है। फिर 1929 में क्या होता है देखिए, फुल इंडिपेंडेंस का एक रेजोल्यूशन आता है लाहौर सेशन में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हैं। 26 जनवरी 1930 में क्या होता है कि पहला फुल इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड, और नेहरू जो है ना वो फ्लैग होस्ट करते हैं रवि नदी के किनारे, ठीक है।
1930 में 12 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी डांडी मार्च शुरू करते हैं साबरमती से डांडी आश्रम तक, जो 240 किलोमीटर का ये मार्च होता है। 30 की बात करें 6 अप्रैल 30 में, तो गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ एंड लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आगे आइए, अब कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को समझ लीजिए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं 1930, 1931 और 1932। क्या समझना है तो देखिए बोर्ड पर। 30 में है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, पूछेगा बताओ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, आप कहिएगा क्या 1930। बोलेगा बताओ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1931 में हुआ। और गांधी जो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे। तो अगेन किस तरीके से क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड, दे विल आस्क यू कि बताओ गांधी अटेंडेड विच कॉन्फ्रेंस, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आप कहेंगे कि दूसरा वाला। और ये कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। नाउ सी, 31 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ है। 32 की बात करें तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और 33 में ही पूना पैक्ट हुआ था फ्रेंड्स, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 32 में डोनाल्ड रैमसे जो कम्युनल अवार्ड दिए थे किसको, डॉक्टर BR अंबेडकर को। उसके बाद 34 में देखिए क्या हो रहा है कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जो थे, आपको पता है बिहार के बहुत ही बड़े पर्सनालिटी, फाउंडेड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी कहा जाता था। ठीक है, फर्स्ट पार्टीलेस डेमोक्रेसी का अगर कोई फाउंडर है, कोई खोजा, कोई प्रैक्टिस किया, कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के बारे में लोग कहते हैं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौर का सेशन चल रहा था 1940 में। उस समय जो MA जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्होंने पाकिस्तान का डिवीजन, पाकिस्तान का फॉर्मेशन के लिए डिमांड रखा था उन्होंने। ठीक है, 1940 में लाहौर के सेशन पे। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट स्लाइड है, बहुत ही लंबा चल रहा है ये वीडियो। लास्ट स्लाइड देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 प्रपोजल हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स। अब देखिए 1942 में ना क्रिप्स मिशन आता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कुछ नहीं था। क्रिप्स मिशन बस वर्ल्ड वॉर II, ये एक साजिश थी ब्रिटिशर्स की, उसके तहत वर्ल्ड वॉर II में बस सपोर्ट चाहिए था उनको, जस्ट फॉर सीकिंग सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर II। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन लाया गया। ठीक है, बहुत सारी बातें थी इसमें सपोर्ट के लिए बोला कि भाई जो तुम लोग चाह रहे हो वैसे करेंगे। ठीक है, ये स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। गांधी कॉल्ड इट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बोलेगा कि बताओ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग, मैंने खूब डूबता हुआ बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है, वो किसने कहा, तो गांधी ने। कब कहा, तो आफ्टर क्रिप्स मिशन ये कही गई बात। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, आजाद हिंद फौज किसने स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस। कहां पर, टोक्यो में। और कॉल्ड गांधी एज ए फादर ऑफ नेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है, गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, 1942 के आसपास का समय। अब यहां पर आता है 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी में जो वॉर होता है, बम गिराया जाता है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 45 को नागासाकी। ठीक है, और 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान हेडेड बाय पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पूछेगा बताओ कौन उसको हेड किया था, पैट्रिक लॉरेंस 1946 में। और एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स पूरा हिस्ट्री। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ मेरे को लग रहा है अभी पढ़ाने के दौरान जो कि बच गया, वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी। उसको PDF के फॉर्म में दे देना उचित होगा, वीडियो वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज ये जो हिस्ट्री का आज का हमारा क्लास है, ये बिल्कुल ही एक कंसाइज रूप में, बड़ा ही स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे आपको करा दिया गया। एंशिएंट से स्टार्ट होकर मिडीवियल को हम लोगों ने देखा और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छा से देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। और जो मेरा यहाँ आपको ये थंबनेल था जिसमें था कि इतना इतिहास तो आना ही चाहिए, तो बिल्कुल वही बात है। एग्जाम के पहले इतना हिस्ट्री तो आपको बिल्कुल ही आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जरूर, लेकिन आप इसको टाइम निकाल के शुरू से अंत तक अच्छे से पूरा देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अगेन पुरानी बातें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने तैयारी को और जोर कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट अंतिम सप्ताह है और इस सप्ताह को और अच्छे से आप बुन लीजिए। और संडे को यानी 21 सितंबर को एक बेहतरीन दिन बनाइए, एक बेहतरीन एग्जाम करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।